गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक की चैप्टर 5 द एडवेंचर विच इज़ रिटन बाय जयंत नार्लिकर. So the adventure is a science fiction story that blends history with modern physics. It tells the thrilling tale of a history professor, Gangadhar Pant Gaitonde, who experiences a strange and fascinating journey into a parallel world, a world that looks like ours, but where history has taken a different turn. In this alternate reality, India has not been ruled by the British, and the Marathas defeated the British at the Battle of Panipat. Through Gaitonde's mysterious experience, Jayant Narlikar beautifully explains the concept of many worlds theory, the idea that there may be countless versions of reality existing at the same time. So the story connects science, history, and imagination, showing how every small event can change the course of the world. It also highlights the importance of curiosity, courage, and open mindedness in exploring new ideas. So if you enjoy learning English with stories with full of mysteries, history and science, then don't forget to like this video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more exciting explanations and lessons. Because every story like this one can open a new world of adventure. So let's read the story line by line and we'll understand the deep meaning behind these lines. The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. So ये एक पुणे टू बॉम्बे, जिसको आज हम बोलते हैं बॉम्बे, जो है अब बन गया है मुंबई. So this present story is an adapted version. The original text of the story can be consulted on the NCERT website, right? So ये कहानी है एक मतलब कहानी शुरू होती है एक एक्सप्रेस की डिस्क्रिप्शन से. जीजा माता, जिसका नाम है जीजा माता एक्सप्रेस, पुणे से लेके बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे का आजकल क्या नाम है, मुंबई, मतलब पुणे से बॉम्बे बॉम्बे के बीच में डेक्कन क्वीन से भी ज़्यादा तेज़ चल रही है. डेक्कन क्वीन भी एक रेल है जो कि बहुत स्पीड में चलती है. तो ये जो ट्रेन है जीजा माता एक्सप्रेस, ये इस डेक्कन क्वीन से भी ज़्यादा तेज़ चल रही है. सो प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो नॉर्मल ट्रेन डेक्कन क्वीन से भी तेज़ चल रही है. तो मतलब ये एक हिंट है कि ये जो दुनिया है जिसमें अभी प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेवल कर रहे हैं, ये दुनिया कुछ अलग है. मतलब ये उस दुनिया का डिस्क्रिप्शन है. चलिए आगे पढ़ते हैं. देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे. द फर्स्ट स्टॉप लोनावला केम इन 40 मिनट्स. सो पुणे के बाहर कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं थी. पहला स्टॉप था लोनावला, जो कि सिर्फ 40 मिनट में आ गया. तो जिस समय ये स्टोरी लिखी गई होगी उस समय 40 मिनट में इतनी जल्दी इतना बड़ा ट्रैवल कर पाना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा. इसलिए इन्हें लग रहा है कि ये 40 मिनट में पहुंच गए तो बहुत बड़ा ट्रैवल की मतलब बहुत कम समय में कर लिया है. मतलब एक्चुअल जो दुनिया है ना उसमें, अब देखिए यहाँ पर बोला देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप. इसका मतलब जो एक्चुअल दुनिया है वहाँ पर अगर आप पुणे टू बॉम्बे या पुणे टू मुंबई अगर आप ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी सारे टाउनशिप्स आते हैं पुणे के बाहर. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. मतलब यहाँ सब कुछ बदल चुका है. तो ये किसी ऑल्टरनेट इंडिया का एक हिंट है. द घाट सेक्शन दैट फॉलोड was no different from what we knew. The train stopped at Gujarat only and went on in even great speed. It rode through Kalyan. अब जो पहाड़ी रास्ता है, जो घाट है, घाटियाँ जो हैं, उनका सीन भी बिल्कुल अलग दिख रहा है. ट्रेन जो है वो कल्याण स्टेशन पर थोड़ी देर रुकी और फिर बहुत ही तेज स्पीड में, ग्रेटर स्पीड में
थाने और मुंबई, मतलब बम्बई, ये बम्बई बोल रहे हैं, मतलब ये जो कहानी है ये तब की है जब मुंबई को बम्बई कहा जाता। तो ये 2000 एरा से पहले की कहानी है, क्योंकि इसी के आसपास जो है, मतलब इससे पहले मुंबई बॉम्बे का नाम बदल चुका था। तो प्रोफेसर जो है ये महसूस कर रहे हैं कि ये वही भारत है जिसे वो नहीं जानते हैं। रास्ते, सीन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग है। तो इतनी तेज़ स्पीड में वो थाने और मुंबई की तरफ चले गए हैं, राइट। मतलब लोनावला में गए हैं, ये थोड़ी देर के लिए गुजरात में रुके हैं, फिर एकदम स्पीड में ये पहुंच गए हैं और ये कल्याण से भी होकर निकलेंगे, राइट। मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। अब इसी बीच प्रोफेसर गायतोंडे के दिमाग में बॉम्बे पहुंचने की एक प्लानिंग बन चुकी है कि किस तरह से जाएंगे, क्योंकि गायतोंडे जो है एक हिस्टोरियन है, तो हर चीज़ को लॉजिक देकर और स्टडी से समझना चाहते हैं, लॉजिकली समझना चाहते हैं। इंडेड एज अ हिस्टोरियन, he felt he should have thought of it sooner. He would go to a library and browse through history books. अब क्योंकि वो एक हिस्टोरियन है तो वो हर चीज़ को तर्क दे के समझेंगे, स्टडी करके समझना चाहते हैं। तो उन्होंने ये तय किया है कि वो वहाँ की किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाकर पहले हिस्ट्री की बुक्स देखेंगे। मतलब इस अजीब सी दुनिया का सच तो हिस्ट्री से ही पता चलेगा ना। अगर आपको ये जानना है कि आज हम जो हैं वो कैसे हैं, क्यों है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, जो होना था वो तो हो गया ना, अब क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो उसके कई सारे आंसर हैं, जिनमें से कुछ आंसर्स ये हैं कि दुनिया आज जो जैसी भी है वो ऐसी क्यों है, इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। और हिस्ट्री में हमने जो भी किया है, इंसानों ने जो भी किया, उससे हमें एक सीख मिलती है। तो वो सीख हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी मिलनी चाहिए। इसलिए भी हिस्ट्री पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो किस तरह की चीज़ें देख कर आए हैं। अब जैसे हम अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश पे बहुत सारे लोगों ने राज किया, बहुत सारे इन्वेडर्स आए। लास्ट रूलर्स इन्वेडर्स थे जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। उससे पहले मुग़ल थे, उससे पहले और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी। और यहाँ की अपनी डायनेस्टीज़ भी थी, जो यहाँ के राजा वगैरह थे, मराठास थे, राजपूत थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे देश की हिस्ट्री क्या है और हम ऐसे क्यों हैं। तो ये भी, ये जो शहर इन्हें दिख रहा है ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो ये ऐसे क्यों है, इसके लिए ये लाइब्रेरी जाना चाहते हैं और हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना चाहते हैं। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड। अब ये पता लगाने का सबसे सही तरीका था कि ये जो अभी सिचुएशन है ये ऐसी क्यों है, यानी कि इस बदले हुए भारत का कारण क्या है। तो वो कारण जानने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है हिस्ट्री पढ़ लो। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. अब उन्होंने ये भी सोचा कि वापस पुणे जाकर अपने फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे से कुछ डिस्कशन किया जाए, कुछ लॉन्ग टॉक किया जाए इस बारे में। क्योंकि राजेंद्र देशपांडे जो है वो उनका साइंटिस्ट दोस्त है और वो उन्हें लॉजिक देकर समझा सकता है कि ये क्या हो रहा है। अब वहाँ जाना तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। मतलब इनके इनके माइंड में कुछ प्लानिंग्स चल रही है कि या तो मैं यहाँ कोई लाइब्रेरी ढूंढ लूँ बड़ी सी, वहाँ हिस्ट्री की बुक्स पढ़ लूँ, या मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊँ वापस पुणे जाकर अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे से बात कर लूँ। चलो देखते हैं आगे क्या करेंगे ये। दैट इज़ एज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे। सो अब उनको ये भी था कि क्या इस दुनिया में, जो भी ये दुनिया देख रहे जो थोड़ी अलग है, क्या वहाँ पे ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता भी है जहाँ पे राजेंद्र देशपांडे नाम का कोई इंसान हो। मतलब कह रहे हैं कि इस दुनिया में क्या राजेंद्र देशपांडे एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। मैं चलो लौट जाऊँ पुणे और मैं अपने दोस्त से बात भी कर लूँ, लेकिन मैं लौट के जाऊँ तो मुझे पता चले कि अब जो ये दुनिया है, जो जो मेरी दुनिया से थोड़ी बहुत ज़्यादा अलग है एक्चुअली, क्या उस दुनिया में राजेंद्र देशपांडे एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल
इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद. अब एक लंबी सी टनल से जब ट्रेन निकली, मतलब एक लंबी टनल के बाद, पार करने के बाद उसको, ट्रेन जो है वो पहुंची छोटे से स्टेशन पे जिसका नाम था सरहद. तो मतलब ये अब क्या है, सरहद का मतलब होता है बाउंड्री. ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर होता है इसका मतलब एक लंबी सुरंग के ट्रेवल करने के बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन सरहद पर पहुंची. सरहद यानी कि बॉर्डर. तो ये काफ़ी सिंबॉलिक नेम है. तो मतलब जो ये सरहद है एक्चुअली ये इसकी दुनिया से दूसरी दुनिया या इनके भारत से दूसरे भारत में जाने का बॉर्डर है, जिसको क्रॉस करके ये दूसरे भारत में, दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं. सरहद नाम रखा है. एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स. अब एक जो वहाँ पर एक ऑफिसर है जो कि एंग्लो इंडियन है. एंग्लो इंडियन होते हैं, जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे ना, तो कुछ यहाँ पर सेटल हो गए थे और उनमें से कुछ ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडियन से शादी की थी. कुछ ब्रिटिश लड़कियों ने यहाँ के राजकुमारों से, यहाँ के ज़मींदारों से शादी कर ली थी. कुछ ब्रिटिश लड़कों ने यहाँ की लड़कियों से शादी कर ली थी. तो जब उनके बच्चे हुए थे तो वो आधे तो ब्रिटिश थे और आधे इंडियन थे, तो इसलिए उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है. जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड एंग्लो इंडियन है. ठीक है, मतलब जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर बस गए, यहाँ पर रहने लगे, इवन देश जब आज़ाद हुआ तब भी वो वापस नहीं गए. कुछ चले गए थे लेकिन कुछ यहीं रह गए, तो वो थे एंग्लो इंडियन. तो एक एंग्लो इंडियन ऑफिसर था जो कि यूनिफॉर्म पहना हुआ था, मतलब यूनिफॉर्म, ऑफिसर वाली यूनिफॉर्म में था. वो आया और उसने ट्रेन के, मतलब जो पैसेंजर्स थे उनकी परमिट चेक की. मतलब एक एंग्लो इंडियन ऑफिसर यूनिफॉर्म में आया और उसने पैसेंजर्स की परमिट चेक की. अब ये बहुत अजीब सी चीज़ है, क्योंकि आज़ाद भारत में किसी का भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती. हाँ, अगर आप देश से बाहर जाते हो तो आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट सब चेक होता है. लेकिन अगर आप अपने देश में कहीं भी जाते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई जाते हैं या तमिलनाडु जाते हैं या कश्मीर जाते हैं या अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, मतलब भारत के किसी भी हिस्से में जाते हैं, आपको कोई परमिट नहीं दिखाना है. वहाँ सिर्फ आपकी टिकट होती है. तो यहाँ ये परमिट चेक कर रहे हैं. दिस इज़ वेयर ब्रिटिश राज बिगिंस. यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहिब आस्ट. अब एक खान साहब नाम का कैरेक्टर आ जाता है. वो पूछते हैं कि यहीं से ब्रिटिश राज शुरू होता है, लगता है पहली बार आए, इसलिए आपको शायद पता नहीं. तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि इस ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल जो है सिर्फ कुछ हिस्सों तक सीमित है. मतलब इंडिया का कुछ हिस्सा फ्री है, कुछ हिस्सा इन्होंने कंट्रोल कर रखा है. अब आगे पढ़ते हैं. येस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट. तो प्रोफेसर गायत्री उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, मैं पहली बार आया हूँ. ये एक्चुअली में भी आंसर बिल्कुल ठीक था. वो सचमुच पहली बार इस बदले हुए भारत में, इस ब्रिटिश भारत में जा रहे थे. गंगाधर पंत हैड, इनका पूरा नाम है गंगाधर पंत गायतोंडे, हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर. अब वो गंगाधर, मतलब गायतोंडे जो प्रोफेसर हैं, वो पहली बार इस तरह के बॉम्बे में तो कभी आए ही नहीं थे. ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, एंड खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर. अब पेशावर भी पहले भारत का हिस्सा था, वो पाकिस्तान में है. अब गायतोंडे ने पूछा कि अरे खान साहब, आप पेशावर कैसे जाएंगे. मतलब वो इस दुनिया की जो भी होता है ना कम्यूटेशन, इनका ट्रैवलिंग सिस्टम क्या है, मतलब किस तरह से ये लोग ट्रैवल करते हैं, ये समझना चाहते थे. तो उन्होंने खान साहब से पूछ लिया. अब वो कहते हैं, दिस ट्रेन गोज टू विक्टोरियन टर्मिनस, आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल. अभी टर्मिनस क्या है ये देखते हैं. अच्छा, जो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना, उसका नाम है रखा हुआ है इन्होंने. तो विक्टोरिया टर्मिनस नाम था. तो ये कहते हैं कि ये जो ट्रेन है ना विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी और वहाँ से आई विल टेक द फ्रंटियर मेल, जो कि आज रात जाएगी, टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल. अब इन्होंने फिर से पूछा कि हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट, मतलब कितनी देर में जाएगी ये और किस रास्ते से जाएगी. तो बताते हैं कि बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर, देन पेशावर. अ लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टमोरो. वो कहते पहले तो
बॉम्बे से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से लाहौर जाएंगे, फिर लाहौर से पेशावर जाएंगे। तो यही रास्ता है, ये रास्ता बहुत लंबा है। इसको हमें इसको मतलब जाने में, पेशावर जाने में हमें 1-2 दिन लगेंगे। द डे आफ्टर टुमारो, कल से परसों, परसों पहुँचेंगे। द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है टुमारो मतलब आने वाला कल, उससे भी 1 दिन बाद, मतलब परसों हम पहुँच जाएंगे। आज हर रात को हम निकलेंगे तो परसों तक हम पेशावर पहुँच जाएंगे। तो सुनने में काफ़ी नॉर्मल लगता है, लेकिन इस तरह की जो जर्नी में भारत जो है थोड़ा सा फ्री, मतलब लिबरल फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई ब्रिटिश रूल का कोई ऐसा दबाव नहीं है। आगे पढ़ते हैं। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener. अब पूरे रास्ते में खान साहब जो अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे, तो गंगाधर नाम से सुन रहा था। For in that way he was able to get some flavor in life in this India that was so different. अब वो इसलिए भी सुन रहे थे गंगाधर की, उनको ही सुनकर इस इंडिया की, ये जो इनके भारत से जो थोड़ा अलग है, ये दूसरा भारत, ये बहुत अलग था, तो उनको ये थोड़ा सा जानकारी मिल रही थी। The train now passed through the suburban rail traffic. The blue carriages carried the letters GBMR on the side. अब ट्रेन बॉम्बे के पहुंच गई थी सब अर्बन में, मतलब उपनगर बोलते हैं, सब अर्बन में पहुंच गई थी। और डिब्बों पर, मतलब ट्रेन के डिब्बों पर कुछ लेटर्स लिखे हुए थे, GBMR, मतलब एक तरफ लिखे हुए थे। GBMR का मतलब है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ठीक है, मतलब ये जो ट्रेन है ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं है, मतलब ये ग्रेटर बॉम्बे का लोकल सिस्टम है। ये अब ये GBMR को एक्सप्लेन करते हैं खान साहिब कि ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। अब यहाँ पर खान साहब और समझाते हैं कि देखो हर डिब्बे पर ना यूनियन जैक यानी कि ब्रिटिश झंडा लगा हुआ है। यूनियन जैक क्या है? ब्रिटिश झंडा लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ ये ब्रिटिश झंडा लगा है वो ब्रिटिश का जगह ब्रिटिश टेरिटरी है। मतलब गायतोंडे को फ्री भारत, इंडिपेंडेंट भारत से ब्रिटिश भारत में वो आ चुकी है। तो ये दुनिया जो है 2 भागों में बट गई है। आगे पढ़ते हैं। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. अब दादर के बाद, दादर क्रॉस कर रही है ना ट्रेन, तो वहाँ से ट्रेन जो है वो धीरे धीरे मतलब दादर को पार करके वो अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाती है, जिसका नाम है विक्टोरिया टर्मिनस। मतलब ये जो एरिया है, ये जो सीन है, थोड़ा सा नोन है, लेकिन एटमॉस्फेयर यहाँ पे भी अलग है, मानो ब्रिटिश एरा में ये लोग अटके हों जैसे कि। अब ट्रेन जो है दादर के बाद धीरे हुई और विक्टोरिया टर्मिनस पर यानी कि CST पर आकर रुकी। ये जो सीन है ये थोड़ा सा परिचित है, लेकिन मतलब ये जो जगह है ये इसको ऑथर जानते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल अलग है। मान लो जैसे कि वो ब्रिटिश एरा में अटक गए हो। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। The staff was mostly made up of Anglo-Indians and passes, along with a handful of British officers. स्टेशन बहुत ही साफ़ सुथरा था, नीट एंड क्लीन था। वहाँ ज़्यादातर जो ऑफिसर्स थे वो एंग्लो इंडियंस थे और पारसीज थे, और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी काम कर रहे थे। तो बॉम्बे जो है ये बिल्कुल मतलब ये इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं है, सब काम कर रहे हैं। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaimed its identity to those who didn't know this Bombay landmark. अब जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ जाती है, और वो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का ये नाम लिखा हुआ है, वो बिल्डिंग होती है ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर। तो ये हेडक्वार्टर्स है ईस्ट इंडिया हाउस का, द ईस्ट इंडिया कंपनी का। द ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो बिल्डिंग है ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है।
जो कि उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हिस्टोरियन है तो इनके अकॉर्डिंग 1857 के बाद बंद हो गई थी। तो अभी ये जो टाइम पीरियड है शायद ये इससे पहले का है, क्योंकि 1857 के बाद तो ये बंद हो गई थी। सो प्रिपेयर्ड it's proclaimed its identity to those who didn't know that this Bombay landmark। अब उस बिल्डिंग पर लिखा था इंडियन ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सी गायतोंडे प्रोफेसर प्रोफेसर गायतोंडे को थोड़ा सा सरप्राइज कर देता है, क्योंकि 1858 मतलब 1857 के बाद यानी कि 1858 से ये कंपनी तो बंद हो गई थी, और यानी कि इस दुनिया में, इस दूसरी दुनिया में ये अभी भी एक्टिव है। मतलब हमारी जो दुनिया, आपकी और मेरी जो दुनिया है, उस दुनिया में 1857 में जो वॉर हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई थी, और इंडिया का, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्राउन ने ले लिया था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले रेगुलेट कर रही थी, बाद में नहीं रेगुलेट कर रही थी। तो यहाँ पर ये एस्टॉनिश्ड हो गए, क्योंकि जो बिल्डिंग है, मैंने पहले कहा था कि हो सकता है ये समय पहले का हो, लेकिन ये समय पहले का नहीं, ये समय तो शायद आज का ही होगा, मतलब जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय का ही होगा। लेकिन जो कंपनी है वो 1857 में बंद हो गई थी। इसका मतलब इस पैरेलल दुनिया में, इस पैरेलल वर्ल्ड में आज भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिव है और पावरफुल है। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मेनी शॉक्स, प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। अब धीरे धीरे करके उन्हें बहुत सरप्राइजेस मिल रहे हैं, इतने सारे शॉक्स मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, इतने सारे शॉक्स मिलने के बाद भी उन्हें ये वाला शॉक मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी है, ये तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। मतलब वो पूरी तरह समझ जाते हैं कि ये वो दुनिया नहीं है जिसमें वो रहते हैं, मतलब यहाँ पर एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री चल रही है। राइट, आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो और हमें क्लियर होगा। अभी से कुछ एजम्पशन करना थोड़ा सा गलत माना जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857. At least that is what history books said. Yet, here it was not alive but flourishing. So, history had taken a different turn perhaps before 1857. How and when had it happened? He had to find it. अब एक चीज़ और है कि मतलब 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पर इस पैरेलल वर्ल्ड में ये फल फूल रही है। राइट, यानी कि हिस्ट्री जो है वहाँ पर 1850, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है जो हमने अब तक पढ़ी है, एक्चुअल जो हिस्ट्री है उसमें 1857 जो है वो अ, मतलब वहाँ पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पर तो मतलब काफ़ी सक्सेसफुल रही है। या शायद यहाँ इस वाले पैरेलल वाली दुनिया में शायद 1857 का वॉर कभी हुआ ही नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे के लिए थोड़ी सी चकराने वाली बात है, क्योंकि जो भी उन्होंने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि जो 1857 के बाद वो सारा उसका ख़त्म हो गया था, वही वो सब पढ़ा जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा था। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ जिंदा ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ कंपनी ऐसा नहीं कि बंद, पहले बंद मतलब एक्चुअल में बंद हो रखी है और यहाँ पर चालू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चालू ही है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश भी हो रही है। तो यहाँ पर इस दूसरी दुनिया में, दूसरे भारत में डिफरेंट टर्न हो गया है। शायद ये बात 1857 से पहले हो। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये थोड़ा जानना मुश्किल है। अब इनको ये ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ की हिस्ट्री की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and offices buildings. अब यहाँ पर ये हॉर्नबी रोड पर चलते हैं। यहाँ के ऑफिसेज, यहाँ की दुकानें, यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को वो देख रहे थे, जो कि काफ़ी अलग थी। मतलब इस तरह से बॉम्बे का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल इंग्लिश है। मतलब यहाँ की शॉप्स, यहाँ के ऑफिसेज, सब कुछ बिल्कुल इंग्लिश है। मतलब जैसे कि इनको ऐसा यहाँ पर घूम के, यहाँ पर टहल के ऐसा लग रहा है जैसे कहीं विदेश में घूम रहे हैं, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे ऑफिसेज, काम करने वाले सब ब्रिटिश है। There was no handloom house building. Instead were boots, woolworth departmental stores, imposing offices of lords,
Barclays, and other British banks, as in a typical high street of a town in England. अब यहाँ पे ना तो कोई हैंडलूम हाउस है, ना ही कोई बॉम्बे म्यूचुअल बिल्डिंग है जैसे कि होती होगी। मतलब उसकी जगह पर यहाँ पर बूट्स हैं, यहाँ पे वुलवर्थ जैसी ब्रिटिश दुकानें हैं, यहाँ पर ये इम्पोजिंग ऑफिस हैं लॉयड्स के, बार्कलेज के और दूसरे ब्रिटिश बैंक्स हैं यहाँ पर। मतलब ये जो बॉम्बे है ये इंडियन बॉम्बे नहीं है, ये जो बॉम्बे है वो ब्रिटिश बॉम्बे है। ही टर्न राइट अलॉन्ग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फॉब्स बिल्डिंग। फिर वो एक होम स्ट्रीट में आते हैं, मतलब वो टर्न करते हैं, राइट टर्न करके होम स्ट्रीट में चले जाते हैं और फॉब्स बिल्डिंग में एंटर करते हैं। मतलब अब यहाँ पर इन्होंने कोशिश की है कि मैं सच को ढूंढूं, वो सच्चाई से खोज की शुरू करने वाले हैं, मतलब खोज शुरू करने वाले हैं। मतलब उन्हें इतिहास और विज्ञान दोनों से उत्तर चाहिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं ये एक ऑल्टरनेट इंडिया में आ चुके हैं जहाँ पर भारत जो है वो ब्रिटिश रूल से फ्री है, पर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी रूल कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में यही था। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी तब तक ब्रिटिश नहीं आए थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया था। ब्रिटिश तो थे, कंपनी तो उन्हीं की थी, लेकिन ब्रिटिश रूल नहीं था। जब 1857 का वॉर हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई और उसकी जगह ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कंट्रोल करने आ गया। मतलब पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री और साइंस बिल्कुल ऐसे बदली हुई है। तो ये दिखाता है कि हिस्ट्री की जो एक इंसिडेंट 1857 उसको एक अलग तरीके से दिखाया गया है, जो शायद आज की दुनिया अगर जैसा ऑथर सोच रहे अगर वैसा हुआ होता तो शायद दुनिया आज वैसी ही होती। सो जयंत नार्लिकर की इस कहानी में ऑल्टरनेट रियलिटी को बेस बनाकर बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please, he said to the English receptionist. अब वो जो एक स्ट्रीट में गए थे ना, क्या नाम था स्ट्रीट का, होम स्ट्रीट। तो वहाँ पे होम स्ट्रीट में टर्न राइट कर जाते हैं, उसके बाद फॉक्स बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं, मतलब गायतोंडे इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि मुझे किससे मिलना है, मुझे मिलना है विनय गायतोंडे से। तो ये एक और करेक्टर है मिस्टर विनय गायतोंडे। तो मतलब फोर्स बिल्डिंग में, और ये विनय गायतोंडे जो है, या ये पता चलेगा कि ये प्रोफेसर गायतोंडे के कौन है। तो ये कहते हैं कि मुझे मिलना है मिस्टर विनय गायतोंडे से। तो ये फोर्स बिल्डिंग में जाते हैं किसी का पता लगाने जिसका नाम है मिस्टर विनय गायतोंडे। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? अब जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो सब जगह ढूंढती है, उसको सारी लिस्ट देखी। सबसे पहले उसने टेलीफोन लिस्ट देखी, वहाँ ये नाम नहीं मिला। फिर स्टाफ लिस्ट देखी, वहाँ भी ये नाम नहीं मिला। फिर उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ के डायरेक्टरी देखी, जो कि इस कंपनी की जो दूसरी ब्रांच, इस फर्म की और भी दूसरी ब्रांचेस होंगी ना, शायद वो इस ब्रांच में काम नहीं करते तो दूसरी ब्रांच में काम करते होंगे। तो इसने वो डायरेक्टरी जो थी, टेलीफोन डायरेक्टरी, वहाँ पर भी देखा, लेकिन ये जो नाम था मिस्टर विनय गायतोंडे, ये नाम उसको नहीं मिला। सो वो बिल्कुल अपना सर एकदम शुक कर लेती है और वो कहती है कि सर मैं थोड़ी सी अफ्रेड हूँ, मुझे ये नाम नहीं मिल रहा, किसी भी लिस्ट में नहीं मिल रहा और किसी भी ब्रांच की लिस्ट में नहीं मिल रहा। आप श्योर हैं कि ये मिस्टर विनय गायतोंडे यहीं काम करते हैं? सो ये सुनकर प्रोफेसर भी चौंक जाते हैं कि क्या इस दुनिया में जो ये पैरेलल वर्ल्ड में चले गए हैं, क्या इस पैरेलल वर्ल्ड में मिस्टर विनय गायतोंडे एग्जिस्ट नहीं करते हैं? हो सकता है नहीं करते हो। दिस वॉज अ ब्लो, not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? Indeed, he may not even have been born. अब यहाँ पर झटका तो ये था जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब झटका तो था, लेकिन हाँ उनको शायद डाउट था कि हो सकता है हाँ जो इससे मिलने आए हैं वो इस पैरेलल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। सरप्राइजिंग तो था उनके लिए कि मिस्टर विनय गायतोंडे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था कि शायद नहीं मिलेंगे।
इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, अगर वो खुद भी इस दुनिया में मर चुके हैं, मतलब इस पैरेलल वर्ल्ड में वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उनका ये जो सन, इसका मतलब ये इनका बेटा है, तो व्हाट गारंटेड हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव। तो वो कहते हैं कि वो अपने मन में सोचते हैं कि हो सकता है वो भी इस दुनिया में नहीं रहते हों, वो भी मर चुके हों। तो जब वो भी मर चुके हैं तो क्या गारंटी है कि उनका बेटा भी इस पैरेलल वर्ल्ड में ज़िंदा हो, वो भी कैसे ज़िंदा होगा। इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न, ज़िंदा क्या, वो शायद पैदा भी नहीं हुआ हो इस दुनिया में, ये भी हो सकता है। मतलब उन्हें क्लियर हो रहा है कि दूसरी जो दुनिया है, सेकेंड वर्ल्ड जो है, जहाँ उनकी फैमिली कभी रहा ही नहीं, कभी एग्जिस्टेंस रही ही नहीं, क्योंकि वो भी इस दुनिया के नहीं है। तो जब वो इस दुनिया के नहीं है तो उनके उनके बच्चे इस दुनिया से कैसे हो सकते हैं। He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the Library of Asiatic Society to solve the riddle of history. Grabbing the grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. अब उन्होंने उस लड़की को, जो रिसेप्शनिस्ट थी, जिसने बड़ी मेहनत से नाम ढूंढा था पर मिला नहीं, उसको बहुत ही पोलाइटली थैंक यू बोला और अब वो वहाँ से निकल गए। अब मेन जो करेक्टरिस्टिक था वो, मतलब ये चिंता करने का नहीं था कि वो कहाँ रहता है, मतलब वो कहाँ रहेंगे। मतलब उनकी जो मेन चिंता है वो ये नहीं है कि वो कहाँ रहेंगे, उनका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि वो कहाँ जाएं। उनका ध्यान जो है वो सिर्फ इस जगह पर है, एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाने का है, ताकि वो ये जो हिस्ट्री की जो रिडल बन गई है ना उनके सामने, इसको सॉल्व कर पाएँ। मतलब ये चले जाते हैं, अभी अपने बेटे को भी नहीं ढूंढेंगे, इन्होंने बस एक कोशिश की थी उस फोर्ब्स बिल्डिंग में जाकर अपने बेटे को ढूंढने की, नहीं मिला तो वो समझ गए कि हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते इस दुनिया में। फिर उनका मेन फोकस ये नहीं था कि वो कहाँ रहेंगे, उनका मेन फोकस था कि वो लाइब्रेरी कैसे जाएंगे। तो वो रास्ता वगैरह ढूंढने की, लाइब्रेरी जाकर, एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाकर वो हिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं, जो रिडल है ना हिस्ट्री की, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। बिल्कुल एक एक्चुअल रियल हिस्टोरियन की तरह वो अपना आंसर खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उसके लिए पहले वो सबसे पहले लंच करते हैं एक रेस्टोरेंट में, उसके बाद वो टाउन हॉल की ओर चल पड़ते हैं। तो टाउन हॉल की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि वही है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, उनके आंसर्स की। ये राइट, अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। Yes, to his release, the town hall was there, and it did house the library. अब उनके लिए राहत की बात यह है कि टाउन हॉल वहीं था और लाइब्रेरी भी थी। चलो लाइब्रेरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि अभी भी कुछ चीज़ें उनके लिए नोन है, सब कुछ नहीं बदला, कुछ चीज़ें बदली हैं। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। अब वो रीडिंग रूम में गए, हिस्ट्री की कुछ बुक्स की लिस्ट मंगाई जिसमें उनकी खुद की भी किताबें थी। मतलब अब वो उनका एग्जिस्टेंस है यहाँ पर क्योंकि उनकी किताबें यहाँ पर है ना। उन्हें जानना था कि क्या इस ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड के इतिहास में उन्होंने वही लिखा है जो उनकी अपनी दुनिया में हुआ था, क्योंकि वो हिस्टोरियन थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कई किताबें लिखी थी। अब वो किताबों में यही देखना चाहते थे कि क्या जो मैंने एक्चुअल अपनी दुनिया में जो किताब लिखी है, जो कंटेंट लिखा है, क्या वो यहाँ है या वो बदल गया है। सो हिज 5 वॉल्यूम डेली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। अब उनकी बुक्स के 5 वॉल्यूम में लिखी होगी, वो आ गई उनके टेबल पे। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री up to the period of Ashoka, volume 2 up to the Samudragupta, volume 3 up to Muhammad Ghori, and volume 4 up to the death of Aurangzeb। 4 वॉल्यूम्स में किताबें आ चुकी हैं। पहला वॉल्यूम, मतलब शुरू करते हैं वो शुरुआत से, मतलब वो शुरू से शुरू करते हैं। पहले वॉल्यूम में अशोका का पीरियड है, दूसरे में समुद्रगुप्ता का, थर्ड में मोहम्मद गौरी का और फोर्थ में औरंगज़ेब की डेथ का, मतलब वहाँ तक का टाइम पीरियड है। एंड अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट। सो उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, अशोक से लेकर औरंगज़ेब तक की हिस्ट्री वैसे ही थी जैसा वो भी जानते थे, मतलब जैसा उन्होंने लिखा था वैसा उन्होंने लिखा था। अब 5 वॉल्यूम्स है, 4 वॉल्यूम तक तो लिखा ना, वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, यहाँ तक सब सही है। मतलब फर्स्ट वॉल्यूम जो कि अशोका के पीरियड तक जो थी बुक, वहाँ से लेके औरंगज़ेब की डेथ तक सब कुछ वैसा था जैसा उन्होंने लिखा था। अब वो पहुँचेंगे 5th पर।
अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट। तो अब तक की हिस्ट्री वैसी थी जैसा वो जानते थे। द मतलब अब जब तक वो 5वें वॉल्यूम तक नहीं पहुँचते तब तक सब कुछ नॉर्मल था। द चेंज इविडेंटली हैड ऑकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। अब जो चेंज होने वाला हिस्ट्री में वो लास्ट वॉल्यूम में है, यानी कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो भारत था उसका जो हिस्ट्री थी वो यहाँ पर मतलब औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो हिस्ट्री भारत की थी वो अलग थी। मतलब भारत यहाँ का जो भारत है, दूसरा जो भारत है, वो एक अलग हिस्ट्री रखता है। Reading volume 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. अब वो 5वां वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एंड तक पढ़ते हैं। गंगाधर पंत जो कन्वर्ज करते हैं प्रिसाइज मोमेंट को जहाँ पर हिस्ट्री का एक डिफरेंट टर्न आया, और वो 5th वॉल्यूम के उस पेज पर जाते हैं। दैट पेज इन द बुक प्रिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। अब वो जाते हैं पानीपत की लड़ाई का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मतलब वो उस 5वें वॉल्यूम के वो उस पेज पर जाते हैं जहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत का डीप डिस्क्रिप्शन है, मतलब जहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। And it mentioned that the Marathas won it handsomely. Abdali was routed and he was chased back to Kabul to triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew the young Vishwas Rao. एक्चुअल में क्या हुआ था, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा पढ़ते हैं तो बैटल ऑफ पानीपत में मराठास हार गए थे, लेकिन यहाँ इस दूसरे भारत में, इस ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में मराठास जीत गए। मतलब लिखा था कि मराठा ने ये जो युद्ध था बहुत ही शानदार तरीके से, हैंडसमली, बहुत ही अच्छे तरीके से जीत लिया। अब आपने युद्ध जीत लिया है तो सब कुछ बदल गया, यहीं से सब कुछ बदल गया। मतलब एक्चुअल जो हिस्ट्री है उसमें जो मराठे थे वो 1761 में इस बैटल ऑफ पानीपत में हार गए थे, लेकिन यहाँ पर इस दुनिया में ये जीत गए, और यहीं से भारत के इतिहास को बदल देने वाला इंसिडेंट हुआ। सबसे पहले तो भारत में मराठा जीत गए, मतलब बैटल ऑफ पानीपत में। और जो अब्दाली था, अब्दाली का पूरा नाम है अहमद शाह अब्दाली, उसको भी हराकर मराठा सेना ने उसे काबुल तक भेज दिया, खदेड़ दिया बिल्कुल। मतलब वो सिर्फ ब्रिटिशर्स से नहीं जीते, मतलब ब्रिटिशर्स सॉरी, ये जो वॉर था ये अब्दाली के साथ हुआ था। तो इस वॉर में अहमद शाह अब्दाली को हरा कर मराठा सेना ने उसे काबुल तक एकदम चेज बैक कर दिया। और इस जो सेना का, मराठा सेना का जो लीडरशिप कर रहा था वो था सदाशिवराव भाव और उनका नेफ्यू विश्वास राव। मतलब पूरी हिस्ट्री ही उल्टी है, यानी कि ऑल्टरनेटिव रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा ही हुआ था बल्कि इसका। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एक्चुअल बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट क्या था और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, अगर आपको पता है तो। चलिए आगे पढ़ते हैं। The book did not go into a blow-by-blow account to the battle itself. Rather, it elaborated in detail its consequences for power struggle in India. अब क्या हुआ कि जो की बुक है इसमें वॉर का ब्लो बाय ब्लो अकाउंट नहीं था, मतलब इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं था, बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। मतलब बुक में वॉर का पूरा डिस्क्रिप्शन का मतलब डीपली डिस्क्रिप्शन नहीं था, बल्कि मतलब ब्रीफली डिस्क्रिप्शन था वॉर का तो, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब जो उसके रिजल्ट्स थे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो हम यहाँ ऑथर बताते हैं कि इस जीत में, जिसमें मराठा जीत गए जबकि एक्चुअल वो हारे थे, तो जब वो जीत गए तो भारत के फ्यूचर को कैसे बदला। गंगाधर रेड थ्रू द अकाउंट एविडली, बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे थे वो। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, इनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था कितना सही था, मन अनमिस्टेकेबली लिखा हुआ था। येट ही वॉज रीडिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो इसको तो पहली बार ही पढ़ रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने एक्चुअल में लिखा था वो ये तो नहीं था, वो तो कुछ और लिखा था उन्होंने, वो तो वही लिखा था जो हमारी दुनिया में हुआ था। लेकिन यहाँ किताब एग्जिस्ट करती है तो यहाँ के हिसाब से ही होगी। तो वो क्योंकि इस अलग तरह के अकाउंट को, इस अलग तरह की हिस्ट्री को, इस वॉर के नए रिजल्ट को और उसके नए
कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ रहे थे, तो उनके लिए तो बिल्कुल नया था ना सब कुछ। पढ़ वो अपना ही रहे थे जो उन्होंने लिखा था, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने तो ये नहीं लिखा था ना, तो वो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे थे। जबकि ऐसा होता है कि हम जो कुछ लिखते हैं हम उसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे मन में पहले से ही पूरा आइडिया क्लियर होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मॉरल बूस्टर टू द मराठास, बट इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। अब इस जीत में, ये जो मराठों की जीत हो गई, इससे इनका मॉरल बूस्ट हो गया, इनका आत्मविश्वास बढ़ गया, और नॉर्थ इंडिया में भी इनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई। मतलब अब भारत पर मराठों का रूल है और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कम हो गया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी, विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइड लाइन्स and got the message and temporarily shelved its expansionist program. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हार गई थी, वो भारत में अपना रूल तो बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वॉर में हार गई तो अब वो पीछे हट गई, और वो मराठास जो अपना रूल एक्सपेंड कर रहे थे वो उसको देख रहे थे, और बल्कि उनकी थी ये नीति कि वो एक्सपेंड करेंगे, वो रद्द हो गई थी। यानी कि अब भारत कभी भी ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं बना। यानी कि इस दूसरे भारत में, इस ऑल्टरनेटिव भारत में ब्रिटिश रूल का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो जब ब्रिटिश रूल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो कौन से वॉर कौन सा हो, कौन से इंडिपेंडेंस, कुछ भी वो नहीं होगा। मतलब ये लोग हैं यहाँ पर जैसे पहले थे, बिजनेस कर रहे हैं, पावर नहीं है बट हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, वैसे ये रहे। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. The troublemaker Dada Sahib was relegated to the background, and he eventually retired from state politics. अब पेशवा जो थे, इनके लिए ये रिजल्ट हुआ कि भाऊ साहिब और विश्वास राव, ये दोनों अंकल और नीस नेफ्यू थे ना, अंकल और नेफ्यू, तो मतलब इनका पेशवा के लिए ये रिजल्ट रहा कि अब भाऊ साहिब और विश्वास राव, क्योंकि इन्हीं की लीडरशिप में मराठा जीते हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस और बढ़ गया। यानी कि मराठा एम्पायर अब और भी ज़्यादा एक्सपेंडेड हो गया, पावरफुल हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी एक्सपेंड कर दिया इन्होंने अपनी रूल को। ट्रबल मेकर ये हुआ मतलब ट्रबल मेकर कौन था यहाँ पर? अब देखो, वॉर जो जीता है वो भाऊ साहेब और विश्वास राव ने जीता है, तो भाई इनकी पावर ज़्यादा बढ़ी। लेकिन ट्रबल पैदा करने वाले दादा साहेब, इनके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो, वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड। मतलब वो जो समस्या पैदा करने वाले दादा साहेब थे वो बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में चले गए। मतलब अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, राइट। और वो जो दादा साहेब हैं वो उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स से भी रिटायरमेंट ले ली है, राइट। टू इट्स डिसमे, ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ताकतवर विरोधी मिल चुका है, एक बहुत ही अच्छा ओपोनेंट मिल चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसका नाम है मराठा रूलर विश्वास राव, राइट। सो अब ब्रिटिश अब मराठों के सामने कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन एक्चुअल क्या था कि मराठा कमज़ोर हो गए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश कमज़ोर हो गए हैं। He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. अब विश्वास राव और उनका भाई था माधव राव, तो ये दोनों भाई अपनी इंटेलिजेंस से, अपने वेलोर से, यानी कि अपनी वीरता से भारत में अपना पूरा प्रभाव फैला रहे थे। मतलब अपना इन्फ्लुएंस सिस्टमैटिकली एक्सपेंड कर रहे थे। मतलब अब जो भारत का जो लीडरशिप है वो भारतीयों के हाथ में था। मराठे तो भारतीय ही थे ना, तो भारतीयों के हाथ में था। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कैलकट्टा, जैसे आज हम कोलकाता कहते हैं, मद्रास, जस्ट लाइक यूरोपियन राइवल्स पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ बॉम्बे, कोलकाता, जिसे कैलकट्टा बोलते थे, और मद्रास के छोटे छोटे इलाकों में रह गए। जैसे कि पोर्टुगीज़ और फ्रेंच रह रहे थे ना,
पोर्टुगीज़ और फ्रेंच भी यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो रूल किया था यहाँ पर। तो अब ये हार गए हैं तो ये रूल तो करे कि नहीं, जैसे पोर्टुगीज़ और फ्रेंच रहे ऐसे ये भी यहाँ पर रहकर थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर हमारी एक्चुअल हिस्ट्री में भी अगर मराठा जीत जाते तो यही सब तो होता, यही सब होता। वो हार गए तो ब्रिटिश रूल पावरफुल हो गया, उन्होंने फिर सब जगह कंट्रोल कर लिया धीरे धीरे। लेकिन अगर ऐसा ऐसा होता है, जितने भी वॉर्स हुए, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, जितने भी वॉर्स हुए, अगर उनमें ब्रिटिशर्स हार जाते, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती तो क्या होता? तो रूल तो हम ही लोगों के हाथ में होता, मतलब हमारे राजाओं के हाथ में होता। लेकिन फिर कुछ चीज़ें कभी नहीं हो पाती, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लड़ रहे थे ना, तो हम सोसाइटी के उस बुरी चीज़ों के बारे में लड़ रहे थे जो कई सदियों से हमारे देश में थी, हमारे समाज में थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पॉलीगैमी, और और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे विडो रीमैरिज नहीं होती थी, इवन सती कर दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, पॉलीगैमी थी, एक कई सारी शादियाँ हो जाती थी, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, कास्ट सिस्टम से शायद हम कभी उभर नहीं पाते। तो अगर मतलब ये ना एक के साथ एक चीज़ें चलती हैं। जब हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने ये चीज़ देखी कि हम ब्रिटिशर्स से तो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं इनका क्या होगा? इनसे तो शायद हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम कई हज़ारों सालों से इन चीज़ों में घिरे हुए थे। तो जैसे कि कास्ट सिस्टम है, उसमें आज भी हम घिरे हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि दलित्स के राइट्स की केयर करता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं काम कर पाता है। तो खैर, अगर ब्रिटिशर्स हार जाते तो हमारी जो जो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ हमारे देश का, शायद वो नहीं हो पाता। तो अब जब जैसे कि पोर्टुगीज़ और फ्रेंच है, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी, यानी कि भारत आज़ाद है और आत्मनिर्भर है, राइट। For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. अब लेकिन हाँ, कुछ बिल्कुल बाहर नहीं निकाला, पेशवास तो खैर हो गए पावरफुल, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस के लिए पेशवाज ने मुगल रिजाइम को पपेट की तरह रखा दिल्ली में अलाइव, क्योंकि मुगल्स और मराठास का भी तो राइवलरी चलती रहती थी ना, तो इन्होंने रखा इनको पॉलिटिकल रीजंस के लिए। इन द 19th century, these de facto ruler from Pune were astute enough to recognize the importance of technological age dawning in Europe. So, पेशवाज ने मुगल्स को रखा, मतलब एज अ पपेट रखा मुगल रिजाइम को, मतलब कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, इस वजह से पेशवाओं ने दिल्ली में मुगल रूल को एक नाम के लिए रखा, ताकि मराठों ने जो दिल्ली के मतलब सिर्फ नाम के लिए रखा, ताकि लोगों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आभास हो। मतलब असली में जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो पेशवाओं के हाथ में थी। 19th सेंचुरी में डिफेक्टो की बात हुई है यहाँ पर, डी फैक्टो रूलर्स का मतलब होता है एक्चुअल रूलर। तो मतलब अब एक्चुअल रूलर कौन है? ये पेशवाज है। तो 19th सेंचुरी में पुणे के ये डी फैक्टो यानी कि एक्चुअल रूलर्स इतने क्लेवर थे, इतने एस्ट्यूट थे कि मतलब यूरोप में शुरू हुए टेक्निकल एरा को इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। तो मतलब एस्ट्यूट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक। तो ये देख रहे थे कि यूरोप में ना टेक्नोलॉजिकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, मतलब उन्होंने यूरोप में शुरू हो रहे टेक्निकल एरा को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी और वहाँ से इन्होंने सीखा। सो दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में जो साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था, इन्होंने अपने देश में भी, अपने भारत में भी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर्स बनाए। तो ये दिखाता है कि जो मराठास थे ये सिर्फ अच्छे वॉरियर्स ही नहीं, बल्कि प्रोग्रेसिव रूलर्स भी थे। इनको पता था कि अगर हमें आगे प्रोग्रेस करनी है तो साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, तो इन्होंने ये भी किया। तो इन्होंने भारत को साइंटिफिक और मॉडर्न नेशन बनाने का
बनाने की तरफ एक कदम उठाया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया। हेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी सो अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब ये देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक और मौका दिखाई दिया। कंपनी ने सोचा कि टेक्निकल मदद देकर भारत में फिर से अपना असर बनाएंगे, फिर से अपना इन्फ्लुएंस बनाएंगे। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स एंड दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। अब कंपनी ने भी हेल्प करी, एड किया, काफ़ी एक्सपर्ट्स ऑफर किए, लेकिन इंडिया ने ये मदद केवल अपने सेंटर्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ही एक्सेप्ट की, वरना ही नहीं करते। यानी कि इंडिया ने हेल्प ली लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ी। और ये जो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलियंट भारत जो बनाना था, इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश हेल्प ली पर भारत पर अपना कंट्रोल भी रखा। द 20th century brought about further changes inspired by the West। अब 20th century में वेस्ट से, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से मोटिवेट होकर यहाँ पर और भी चेंजेस आए, यानी कि भारत अब सोशल और पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट्स की ओर बढ़ रहा था। इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। इंडिया ने डेमोक्रेसी की तरफ भी अपना कदम बढ़ाया, यानी कि अब जो गवर्नमेंट होगी वो लोग ही चुनेंगे। बाय देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़। तो अब देखो, पेशवाज रूल कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे 20th सेंचुरी तक अब डेमोक्रेसी आ गई। मतलब कोई गुलाम नहीं बना देश, बस धीरे धीरे पेशवाज की भी जो एंटरप्राइज थी, जो उनकी जो रूलिंग, जो उनकी एबिलिटी थी, जो उनकी ताकत थी, पावर था, जो उनका इन्फ्लुएंस, वो धीरे धीरे कम हो गई और धीरे धीरे से डेमोक्रेसी भी आ गई। मतलब ये जो रॉयल फैमिलीज थी, मतलब यहाँ से पावर निकल कर अब लोगों के, पब्लिक के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के पास आ गई, जैसे कि आज है। द सल्तनत दिल्ली सर्वाइव्ड एट दिस ट्रांजिशन लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। अब दिल्ली के जो सुल्तान थे, जो सल्तनत था, इस बदलाव के बाद भी बने रहे, क्योंकि उसका कोई एक्चुअल रियल इन्फ्लुएंस तो था नहीं, वो तो पहले भी नाम के लिए थे, तो बने रहो। जैसे कि राजस्थान में होता है ना, आज भी राजकुमार हैं, राजघराने हैं, लेकिन क्या ही मतलब है उन राजघरानों का और उन किसी भी चीज़ का। डेमोक्रेसी है, वो बस अपने लिए करते रहते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है उन राजघरानों का, उनके पास कोई पावर थोड़ी है। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। अब दिल्ली के जो शहनशाह थे वो सिर्फ एक सिंबल रह गए हैं, जो संसद पार्लियामेंट द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस पे सिर्फ साइन करते हैं, जैसे कि बस रबर स्टैम्प हो गए, उन्हें साइन करने ही पड़ेंगे। जो पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है उस पर उनको साइन करना पड़ेगा, बस नाम के राजा हैं। एज ही रीड ऑन, अब आगे भी पढ़ते हैं गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। अब जैसे जैसे गाय तोंडे पढ़ते गए, उन्हें इस नए भारत की महानता का एहसास होने लगा। मतलब अब वो इस ऑल्टरनेट इंडिया की शक्ति और यहाँ की प्रोग्रेस को समझने लगे। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। सो यहाँ पर मतलब ये जो दूसरा भारत है, जो ऑल्टरनेटिव इंडिया, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी ये ब्रिटिश लोग, ये वाइट लोग, मतलब गोरे लोग, कभी भी देश को गुलाम नहीं बना सके। तो यहाँ पर भारत के गौरवशाली होने का, प्रभावशाली होने का गौरव दिखाता है बेसिकली, कि हमारा देश इतना महान रहा कि कभी भी ब्रिटिशर्स ने उनको रूल नहीं किया। काश ऐसा हो पाता, तो इससे अच्छी बात क्या थी। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड न्यू वॉट सेल्फ रेस्पेक्ट वॉज। अब ये जो देश है ये अपने पैरों पर खड़ा होना और आत्मसम्मान का जान चुका था। यानी कि भारत फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मेंटली, हर तरह से इंडिपेंडेंट है और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह रहा है। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरिटी कमर्शियल रीजन्स इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। अपनी ही पावर, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से और सिर्फ कमर्शियल रीज़न से इंडिया ने ब्रिटिश को बॉम्बे को एक इकलौता अपना
जो बिजनेस का जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कमर्शियल रीजंस की वजह अपना सेंटर बनाने को दी है। मतलब अपनी अपनी पावर के साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए इंडिया ने ब्रिटिशर्स को बोला कि तुम बॉम्बे में अपना बिजनेस कर सकते हो, यहाँ पर अपना बिजनेस सेंटर बना सकते हो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मतलब भारत इतना मजबूत है कि वो दूसरों को ऑर्डर देता है, ना कि उनसे ऑर्डर लेता है, राइट। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001। और ये भी जो लीज है, लीज पर लिया है ना इन्होंने बॉम्बे, वो भी ख़त्म होने वाली है 2001 में, अकॉर्डिंग टू द टू ट्रीटी ऑफ 1908। मतलब इस लाइन तक पता चलता है हमें कि 1908 में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें जिसमें बॉम्बे को एज एन कमर्शियल सेंटर दिया गया था ब्रिटिश को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1908 में दिया गया था, और अब वो भी जो ट्रीटी थी वो भी 2001 में ख़त्म होने वाली है। यानी ब्रिटिश भारत में केवल एक टेम्परेरी ट्रेडर की तरह थे, मतलब वो कभी भी उन्हें भेजा जा सकता था। और वैसे ही 2001 में वो ख़त्म होने वाली है, मतलब ये कहानी 2001 से पहले लिखी हुई है। Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. अब प्रोफेसर गायतोंडो अपन जो एक्चुअल भारत था उसकी तुलना इस अलग भारत से किए बिना नहीं रह सके। उनके मन में बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं अपने भारत के लिए, जो कि एक्चुअल भारत है उसके लिए दुख है, और इस नए भारत के लिए उनके मन में बहुत ही गर्व है। काश ऐसा सच में हो पाता कि उस वॉर में, बैटल ऑफ पानीपत में मराठा ही जीत जाते, और काश ऐसा ही होता कि जितने भी बाहर के लोग आए हुए थे, इन्वेडर्स थे, उनको उनको हम अपने कंट्रोल में रख पाते। और फिर धीरे धीरे पेशवाज की भी ये जो पावर थी धीरे धीरे ख़त्म हो गई और डेमोक्रेसी में बदल गई। काश ऐसा हो पाता तो भारत आज एक अलग ही पोजीशन पर होता। बट एट द सेम टाइम ही फेल दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। अब साथ ही साथ उन्हें ये भी लग रहा है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। मतलब एज अ हिस्टोरियन वो ये जानना चाहते थे कि ये जो चेंजेस हुए ये हुए कहाँ से, ये शुरू कहाँ से हुए। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल, मतलब मराठास ने बैटल को जीता कैसे, यही तो असली सवाल था। क्योंकि इस एक जीत ने भारत की पूरी डेस्टिनी ही बदल दी। अगर वो वॉर जो कि मराठा हार गए थे, अगर वो सच में जीत जाते तो भारत का तो पूरा भविष्य ही बदल जाता। तो वो जीते कैसे, यही सवाल है। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। अब इसका आंसर पाने के लिए उनको बैटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब वो पानीपत की लड़ाई के जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी हिस्टोरिकल एविडेंस है उसको वो पढ़ना चाहेंगे। सो यहाँ पर मैंने देखा कि प्रोफेसर जो गंगाधर पंत गायतोंडे हैं, इनको समझ में आता है कि अगर पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों ने जीत लिया होता तो भारत का इतिहास पूरी तरह अलग होता, भारत कभी गुलाम नहीं होता, और टेक्नोलॉजी वाइज भी भारत आगे बढ़ता और डेमोक्रेसी की राह पर बहुत पहले आ जाता। मतलब डेमोक्रेसी में तो 1947 के बाद आया ना, तभी 1908 में जब ये ट्रीटी हुई थी उससे पहले ये आ गया होता। मतलब अगर अगर सच में मराठा जीत जाते तो भारत बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो जाता, सेल्फ रिस्पेक्टेड नेशन बन जाता। पेशवा जो हैं वो टेक्नोलॉजी और साइंस का एक नया रास्ता दिखाते देश को, और ब्रिटिश यहाँ पर रूल नहीं करते, बस ट्रेडर बन के रहते। उनको हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती, टैक्स देना पड़ता। सो जे नर्लिकर की ये जो इमेजिनेशन है बहुत अच्छी इमेजिनेशन है। इन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट को बिल्कुल बदल दिया कि एक छोटा सा बदलाव जो है वो कैसे पूरा फ्यूचर बदल देता है। अगर सच में मराठा जीत जाते तो बहुत सारी चीज़ें आज बहुत ही अच्छे, मतलब हमें नहीं झेलनी पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। He went through the books and journals before him. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was भाव साहेबंची बखार। सो वो अपने अपने सामने रखी बुक्स और जर्नल्स को पूरा देखते हैं, पूरा ढूंढते हैं, और उनको फाइनली एक बुक मिल जाती है जिससे उनको ये पूरा क्लू मिल जाता है। और वो बुक थी भाव साहेबांची बखर। बखर का मतलब होता है, ये मराठी वर्ड है, मराठी लैंग्वेज का वर्ड है।
बखर जो है वो मराठी हिस्टोरिकल इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है लिखने का, जिसमें वॉर्स का और जो वॉरियर्स थे उनकी कहानियाँ होती हैं। तो अब उस बखर में बाहो साहेब अंची बखर, इस किताब में इनको क्या ढूंढना है, पानीपत की लड़ाई, वो यहाँ मिल जाएंगी। ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन बखर्स और फॉर हिस्टोरिकल evidence, he found them entertaining to read। हालांकि बखर को ना, जो ये प्रोफेसर है गणपत, प्रोफेसर क्या नाम इनका, प्रोफेसर गायतोंडे, मतलब ये बखर जो है ना, इनको इतना भरोसेमंद नहीं मानते। ये तो इन्हें बस एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते थे। मतलब इन्हें लगता है कि ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं ना बखर में, ये इतने रिलायबल नहीं होते, क्योंकि बखर जो है अक्सर इंसिडेंट से ज़्यादा इमोशंस पर लिखे जाते हैं, और ये अपने वॉरियर्स की वीर गाथाओं पर लिखे जाते हैं, तो उनको एग्जैजरेटिव वे में लिखा जाता है। तो उन्हें लगता है कि ये इन जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हैं इन पर बेस नहीं होते हैं। समटाइम्स बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रुथ। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो इस तरह के जो मतलब वर्णन होते हैं, जो डॉक्टर्ड अकाउंट होते हैं ना, इन्हीं के बीच में छिपा होता है द जर्म ऑफ ट्रुथ, मतलब सच्चाई छिपी होती है। तो डॉक्टर्ड अकाउंट का मतलब है ऐसे डिस्क्रिप्शन जो खुद से मतलब लिखे गए हैं, मतलब कहाँ इमेजिनेशंस पे लिखे गए हैं, मतलब इसमें सच्चाई होगी भी या नहीं होगी इस पर हमें नहीं पता। सो ही फाउंड one now in a 3-line account of how close विश्वास राव had come to being killed। अब उनको पढ़ते समय, बखर पढ़ते समय उन्हें एक लाइन मिलती है 3-line अकाउंट में से, कि किस तरह से, मतलब उन्हें एक ऐसी लाइन मिलती है जिसमें लिखा था कि विश्वास राव की मौत के कितने करीब पहुंच गए थे, मतलब विश्वास राव जो है वो मौत के कितने ज़्यादा करीब पहुंच गए थे। मतलब इस बखर में उस इंसिडेंट का जिक्र है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अब देखो ये इन्होंने पढ़ा है, यहाँ पर देखते हैं क्या पढ़ा है। एंड देन Vishwasrao guided his horse to Mili where the elite troops were fighting, and he attacked them, and the god was merciful. A shot brushed past his ears, and even the difference of तिल होता है सिजान, तिल होते हैं ना, तिल जिसकी मिठाइयाँ भी बनती हैं, would have led to his death। तो यहाँ पे लिखा कि और विश्वासराव अपने घोड़े को बैटल में लेकर सबसे ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर एकदम लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब भीषण हिस्से में घुसा दिया, जहाँ पर सारे ही एलीट ट्रूप्स लड़ रहे थे। लेकिन भगवान दयालु थे कि एक गोली उनके कान के पास से गुजर गई, मतलब उन्हें नहीं लगी। बस एक तिल जितना भी फ़र्क होता, मतलब एक तिल बहुत छोटी सी चीज़ होती है, इतना सा ये होता है तिल, इतना छोटा सा तिल होता है, बस तिल भर का फ़र्क था। अगर वो तिल भर की दूरी नहीं तय होती तो वो मर जाते। तो यहाँ पर ऑथर एक अपना पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि अगर गोली की दिशा थोड़ी सी भी बदलती तो इतिहास बदल जाता, तो फिर विश्वासराव मर जाते और फिर ब्रिटिशर्स का रूल हो जाता। लेकिन हाँ, भगवान की दया रही और वो बहुत ही हल्के से डिफरेंस से उनकी जान बच गई, तो वो नहीं मरे। तो इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में विश्वासराव बच गए और मराठाओं की जीत हुई, राइट। मतलब यहाँ पर मतलब गोली तो सच में उन्हें लगी ही होगी, तभी तो वॉर हार गए होंगे। लेकिन यहाँ पर वॉर जो हुआ, गोली चली भी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही पास से, बहुत ही नज़दीक से गुजर कर बच गए वो। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day। अब 8 बज गए, तो लाइब्रेरियन आया, बड़ी पोलाइटली बोला, उनको याद दिलाया कि सर 8 बज गए, अब लाइब्रेरी बंद होगी। तो मतलब प्रोफेसर गायतोंडे अपनी स्टडी में इतनी ज़्यादा डूबे हुए थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। सोचिए वो लंच करके ऑलमोस्ट 1 से 2 के बीच वो लंच करने के बाद वो गए थे लाइब्रेरी में, और 8 बज गए, मतलब 6 से 7 घंटे उनको वहाँ लग गए, उन्हें पता ही नहीं चला। गंगाधर पंत emerged from his thoughts। Looking around, he noticed that he was only reader left in the magnificent hall। अब गायतोंडे अपने विचारों से बाहर आए और उन्होंने देखा कि इस बड़े से हॉल में सिर्फ वही अकेले बच्चे थे। तो ये काफ़ी सिंबॉलिक है कि वो अकेले हैं और समय और इतिहास के रहस्य में खोए हुए हैं।
अब यहाँ पर वो बोलते हैं, I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? और वो थोड़ी माफ़ी मांगते हैं वो, और उसके बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं क्या ये किताबें सुबह तक यहीं रख दी जाएं, मतलब जब लाइब्रेरी बंद होती है तो बुक्स को वापस शेल्फ्स में लगाया जाता है, बुक स्टैक में लगाया जाता है ना, वहाँ रखा जाता है। तो कहते हैं कि आप इसको यहीं रख दो ताकि मैं इसको कल आकर भी यूज़ कर लूँ, मतलब मैं कल आके फिर से अपना जो रिसर्च है वो जारी रखूँगा। फिर वो पूछते भी हैं कि भाई कब ये लाइब्रेरी खुलती है। वो कहते हैं एट 8 o'clock सर, मतलब सुबह के 8 बजे खुलती है और रात के 8 बजे तक रहती है। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, हेयर वॉज अ यूज़र एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज आर्ट। अब लाइब्रेरियन थोड़ा मुस्कुरा के बोले कि सर 8 बजे खुलती है लाइब्रेरी, और ऐसे यूज़र को, ऐसे रिसर्चर को देखकर उनका मन बड़ा खुश हुआ। हो सकता है कि उनको इस लाइब्रेरी में इतने अच्छे रिसर्चर नहीं आते हों जो किताब में डूब ही जाते हों। तो यहाँ पर हैं एज द, मतलब आगे चलिए देखते हैं। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही shoved some notes into his right pocket. Absent-mindedly he also shoved the बखर into his left pocket. अब प्रोफेसर ने अपने नोट्स अपनी राइट पॉकेट में रखे और ध्यान ना देते हुए बखर भी, जो बखर थे वो अपनी किताब के बाएं पॉकेट में रख दिए। मतलब बखर जो किताब थी ना वो बाएं पॉकेट में रख दी, मतलब गलती से इन्होंने ये बखर जो था वो अपनी पॉकेट में डाल लिया है। चलिए देखते हैं गलती से जो हुआ है वो क्या क्या रोल करेगा। He found a guest house to stay in and had a frugal meal. Then set out for a stroll towards the आज़ाद मैदान। अब उन्हें वहाँ पर एक, उन्होंने फिर गेस्ट हाउस ढूंढा, उन्हें मिल गया गेस्ट हाउस रुकने के लिए रात में, और एक बहुत ही सादा सा फ्रुगल सा खाना खाया, फिर टहलने के लिए आज़ाद मैदान में चले गए। तो ये दिखाता है कि वो जो ये चीज़ को समझना चाह रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझना चाहते हैं, सिर्फ किताबों से नहीं, इसलिए वो खाना खा के बाहर चले गए। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टूवर्ड्स अ पंडाल, सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस। अब उन्होंने मैदान में देखा कि लोग एक पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ कोई लेक्चर होने वाला है, कोई कोई भाषण टाइप होने वाला है। जैसे उन्होंने देखा तो उनका, वो देखने लगे, मतलब वो भी देखने गए, मतलब वहाँ पे एक लेक्चर होने वाला उन्होंने देखा। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायतोने टुवर्ड्स पंडाल। अब क्योंकि उनको आदत थी भाई वो भी जाकर देखें, तो उन्हें पता चला कि पंडाल लगा है, पंडाल में एक लेक्चर होने वाला है। तो जैसे उनकी आदतन वो चले गए, प्रोफेसर गायतोने भी पंडाल की तरफ चले गए। मतलब क्योंकि वो अपने असली जीवन में एक बहुत ही अच्छे स्पीकर थे, क्योंकि वो प्रोफेसर थे ना, तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे स्पीकर थे, तो भाई किसी और स्पीकर को सुनने का मौका वो नहीं छोड़ना चाहते थे। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, ऑल द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग। तो जो लेक्चर है वो चल रहा था ऑलरेडी और लोग आ जा रहे थे, मतलब माहौल थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इतना मतलब इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन प्रोफेसर का जो ध्यान था वो तो स्टेज पर था। बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, वो ऑडियंस की तरफ देख ही नहीं रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इज मिसमराइज्ड, मतलब वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध मिसमराइज होकर प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे थे जहाँ पर स्पीकर खड़े होकर लेक्चर दे रहा था। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड। सो वो देख रहे थे मंच की तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ, कि वहाँ पर जो भी मतलब वहाँ पे जो एक टेबल और एक चेयर है लेकिन वो अनऑक्यूपाइड है, मतलब जो प्रेसिडेंशियल चेयर है वो तो खाली है। तो वो देख रहे थे इसको, द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड। तो ये चीज़ ना उन्हें एकदम झकझोर देती है अंदर तक कि यार ये खाली क्यों है, मतलब द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ्स। मतलब ये चीज़ देख के एकदम झकझोर देती है चीज़ कि ये जो प्रेसिडेंशियल चेयर है वो खाली क्यों है। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अटैच टू अ मैग्नेट ही स्विफ्टली मूव टूवर्ड्स द चेयर। अब ये जो सीन था एकदम इनको हिला देता है कि ये प्रेसिडेंशियल चेयर क्यों खाली है। और जैसे कि कोई लोहा होता है ना मैग्नेट से चिपक जाता है, द आयरन अट्रैक्टेड टू मैग्नेट होता है ना, वैसे ही वो चेयर की तरफ बढ़ गए। जैसे कि लोहे से जाके चिपकता है ना मैग्नेट, मैग्नेट लोहे से जाके चिपकती है, ऐसे ही वो भी एकदम चेयर की तरफ चले गए।
मतलब वो हमेशा आगे बढ़कर, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, वो हमेशा आगे बढ़कर लेक्चर दिया करते थे, तो वही चीज़ उनको खींच के आगे ले गई. द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, टू शॉक टू कंटिन्यू, बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस. अब जो स्पीकर था वो, उनको जब वो चेयर की तरफ जा रहे थे, प्रेसिडेंशियल चेयर की तरफ जा रहे थे, तो वो बोलते बोलते रुक गया. पर जो ऑडियंस थी वो शोर मचाने लगे. मतलब लोग प्रोफेसर की हरकत देखकर थोड़े से हो गए थे. अब भीड़ चिल्लाने लगी, वो जाकर बैठ गए तो भीड़ चिल्लाने लगी कि विकेट द चेयर, कुर्सी खाली करो. क्योंकि वो जो कुर्सी थी वो किसी के लिए बैठने के लिए नहीं थी. मतलब चेयर तो खाली थी ना वो, और वो चेयर इसलिए खाली थी क्योंकि वो किसी के बैठने के लिए नहीं थी. मतलब ये लीडरलेस मीटिंग थी. दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयर पर्सन. तो वहाँ पे बोला गया कि ये जो लेक्चर सीरीज है इसका कोई चेयर पर्सन नहीं होता, इसलिए चेयर खाली है. यानी कि ये एक डेमोक्रेटिक असेंबली थी जहाँ सब बराबर है और कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट की चेयर खाली थी और सब बोल रहे थे, सब सुन रहे थे. आफे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, उनको लोग बोल रहे थे कि अरे हटो वहाँ से, मंच पे से हटो. द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो, मतलब चेयर जो है सिम्बॉलिक है, आपको नहीं पता क्या, ऐसा करके ये बोलते हैं. तो मतलब काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्योंकि ये जाकर चेयर पे बैठ रहे थे तो भीड़ चिल्लाने लगी इन पर, क्योंकि वो बिना किसी परमिशन की बैठ गए थे वो चेयर पर. फिर बोले लोग उनसे कि चेयर तो यहाँ पर सिंबॉलिक है, कि आपको पता नहीं. तो मतलब भीड़ ने उन्हें समझाया कि यहाँ पर प्रेसिडेंट की कुर्सी सिर्फ एक सिंबल है, कोई उस पर बैठता नहीं है. मतलब ये एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है. मतलब यहाँ सब बराबर है, यहाँ कोई नेता नहीं है. What nonsense! Who ever heard of a public lecture without a presiding dignitary? अब यहाँ पर गए तोंडे बोले, क्योंकि वो तो पुरानी सोच, वो तो अपने पहले वाले भारत की सोच वाले थे, ट्रेडिशनल माइंडसेट सोच रहे थे, जहाँ हर एक असेंबली में, हर एक सभा में एक प्रेसिडेंट होता है. तो कहता है अरे क्या बकवास बात है, किसी पब्लिक लेक्चर में कोई बिना किसी प्रिजाइडिंग डिग्निटरी के कैसे हो सकता है. और यहाँ पर तो ये चीज़ अजीब लगती थी, यहाँ तो कुछ नहीं होता था. प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज़. अब प्रोफेसर गायतोंडे माइक के पास गए, अपने विचार रखने लगे. और अब उनका जो है मतलब जो वो बाय नेचर थे, एक अच्छे स्पीकर थे, एक नेता थे, एक तर्कशास्त्री थे, वो बिल्कुल वैसी बात करने लगे. उन्होंने बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर लेक्चर्स लाइक शेक्सपियर हेमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू. अब उन्होंने बोला कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिना प्रेसिडेंट वाला लेक्चर वैसे ही है जैसे शेक्सपियर का बिना हेमलेट के बिना हैमलेट. मतलब जो ये शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है हैमलेट, अगर उसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क ही ना हो, मतलब प्रिंस ऑफ डेनमार्क का नाम भी हैमलेट था, अगर वो ना हो तो उसके बिना तो ये हैमलेट जो प्ले है इसका कोई काम नहीं है ना. बिल्कुल ऐसे इस लेक्चर का कोई काम नहीं है अगर इसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं है तो. मतलब यहाँ पर वो शेक्सपियर के हैमलेट का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देते हैं. तो ये बताने के लिए देते हैं कि भाई बिना किसी प्रेसिडेंट के जितनी भी सभाएं होती हैं, जितनी भी असेंबली होती है, सब अधूरी होती हैं. पर भीड़ तो उनकी सोच को एक्सेप्ट नहीं करती. बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन. ऑडियंस तो नहीं सुनना चाह रही थी उनको. तो ये दिखाता है कि जो इस सोसाइटी की जो सोच है बदल चुकी है. अब लोग नेता की जगह विचार सुनना चाहते हैं. वो सब चिल्लाता है, टेल अस नथिंग, वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, ऑफ वॉट ऑफ थैंक्स, ऑफ लॉ ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन. वो कहते हैं कि हमें ये सब नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें तुम्हारा भाषण नहीं चाहिए ना, हमें तुम्हारे वोट ऑफ थैंक्स, लॉन्ग इंट्रोडक्शंस नहीं चाहिए, हमें कोई बड़े बड़े उपदेश नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ आइडिया सुनना चाहते हैं. मतलब अब जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सीधा बात करना चाहती है, फॉर्मेलिटी नहीं चाहती है. वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम सिर्फ स्पीकर को सुनना चाहते हैं. वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो, कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज़. अब वो कहते हैं कि हमने पुराने रीति रिवाज बहुत पहले ख़त्म कर दिए थे, चलिए प्लेटफॉर्म खाली कीजिए प्लीज़. मतलब ये जो नई पीढ़ी का भारत है, जहाँ बराबरी और आइडियोलॉजी की जो स्वतंत्रता है, इसको सबसे ऊपर रखा गया है. बट Gangadhar Pant had the experience of speaking at
999 meetings and had faced the Pune audience at its most hostile, he kept on talking. लेकिन गंगाधर पंत तो 999 असेंबलीज में मीटिंग्स में बोल चुके थे, भाषण दे चुके थे, और बहुत ज़्यादा टफ ऑडियंस भी झेली थी उन्होंने, इसलिए वो हार नहीं मानते, वो बोलते रहते हैं, मतलब वो यहाँ पर भी चुप नहीं होंगे. He soon became a target of showers of tomatoes, eggs, and other objects. But he kept on trying valiantly to correct this sacrilege. Finally, the audience ran to the stage to eject him bodily. And in the crowd, the Gangadhar Pant was nowhere to be seen. So, वो रुकते नहीं हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन जल्द ही वो टारगेट हो जाते हैं ऑडियंस का. ऑडियंस उन पर टमाटोज, एग्स सब फेंकने लगती है. तो ये बहुत ही थोड़ा सा मतलब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो गंगाधर पंत की जो थॉट्स हैं इस नए वर्ल्ड में अनएक्सेप्टेबल है. तो वो कोशिश करते रहते हैं कि भाई मैं करेक्ट करूँ, लेकिन नहीं, मतलब वो वीरतापूर्वक कोशिश करते हैं, वेलिएंटली कोशिश करते हैं वो कि वेलिएंटली मतलब वीरतापूर्वक कोशिश करते हैं कि वो उस सिचुएशन को सुधारें, लेकिन भीड़ जो है वो स्टेज पर आ जाती है और ज़बरदस्ती उनको उतार देते हैं. फिर बड़ा बुरा हो उनके साथ. तो सेक्रिलेज का मतलब होता है पवित्र चीज़ का अपमान. तो सेक्रिलेज का किया था प्रोफेसर गायतोंडे ने उनके अकॉर्डिंग, तो उतार दिया उनको. और फिर भीड़ के बीच में इन द क्राउड गंगाधर वाज नोवेयर टू बी सीन. अब भीड़ के बीच में गंगाधर फिर नहीं दिखाई दिए. तो ये एक ऐसा मोमेंट था जब ऑल्टरनेट रियलिटी से गायब होकर अब जो गंगाधर पंत हैं अपनी एक्चुअल दुनिया में आ गए हैं. मतलब यहाँ पर उन्हें भीड़ ने बिल्कुल उतार दिया, भीड़ में कहीं मर्ज्ड हो गए और वो गायब हो गए. यानी कि ये जो ऑल्टरनेटिव इंडिया था इसकी दुनिया अब ख़त्म, अब आ गए वो अपनी एक्चुअल दुनिया में. चलिए अब यहाँ इनका दोस्त मिल जाएगा राजेंद्र. अब वो उसको बता रहे हैं, दैट इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र. All I know is that I was found in Azad Maidan in the morning. But I was back in the world I am familiar with. तो इतने कहते कि बस मुझे इतना ही याद है राजेंद्र, मतलब वो कहानी जो अपने दोस्त को बता रहे हैं, मतलब अपने फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे को पूरी कहानी सुना रहे हैं. और वो कहते हैं कि बस मुझे इतना याद है कि मैं सुबह आज़ाद मैदान में पाया गया और मैं वापस अपनी इस फेमिलियर दुनिया में आ गया था. मतलब ये पता चलता है कि वो 2 दिन के लिए अपनी इस पैरेलल दुनिया में चले गए थे, अपनी एक्चुअल दुनिया छोड़ के. नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वाज एब्सेंट फ्रॉम हियर. अब सवाल ये है कि जब मैं यहाँ नहीं था तो इस दुनिया में आखिर वो 2 दिन मैंने बिताए कहाँ. अब सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मिस्टीरियस है कि या कोई सपना था इनका या ये 2 दिन के लिए सच में गायब हो गए थे. So Rajendra was dumbfounded by the narrative and it took him a while to reply. अब राजेंद्र पूरी कहानी सुन के थोड़ा सा डम्फाउंड हो गया है, थोड़ा सा शॉक में चला गया है. अब वो साइंटिस्ट है तो उसका वैज्ञानिक मन जो है वो ये सोच रहा है कि ये कैसे हुआ, हम कैसे किसी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं. अब वो कहते हैं, प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कॉलिजन विद अ ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क्ड. अब राजेंद्र ने पूछा कि प्रोफेसर आज जब आप ट्रक से टकराए थे तो उससे ठीक पहले आप क्या कर रहे थे. मतलब ये ट्रक से टकराए थे, शायद बेहोश हो गए होंगे तभी दूसरी दुनिया में गए होंगे. आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटेस्ट्रॉफ थियोरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री. वो कहते हैं कि मैं कैटेस्ट्रॉफी थियोरी के बारे में पढ़ रहा था और उसके इतिहास पर, मतलब उसके इन्फ्लुएंस के बारे में सोच रहा था. तो ये एक वैज्ञानिक ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसमें कहा जाता है कि छोटी सी घटना पूरे सिस्टम को बदल देती. जैसे गोली की दिशा बदलने से पूरा वॉर, बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट ही बदल गया और पूरी हिस्ट्री बदल गई. कहते राइट आई थॉट सो. राजेंद्र स्माइल. कहते सही कहा, मैंने भी यही सोचा था. फिर राजेंद्र मुस्कुराया. उन्हें यकीन हो गया था कि यही वजह थी कि प्रोफेसर का जो मन था वो समय और पॉसिबिलिटीज़ के पार चला गया था. डोंट स्माइल स्मगली in case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok looking at this. वो कहते हैं कि इतना मत मुस्कुराओ तुम, स्मगली वे में तुम इतना मुस्कुरा रहे हो. अगर तुम सोचते हो कि ये बस मेरी कल्पना थी, मैं ऐसे किसी दूसरी दुनिया में नहीं गया, तो देखो इसे. अब यहाँ पर प्रोफेसर कुछ सबूत दिखाने वाले हैं
और कि ये सिर्फ सपना नहीं थे, सच था। And triumphantly, Professor Gardner produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book. अब वो अपनी एक ट्रायम्फेंट दिखाते, मतलब अपनी मुस्कान के साथ प्रोफेसर गौतम ने वो निकाला था, एक पेज जो कि उन्होंने लाइब्रेरी से जाते समय अपनी पॉकेट में रख लिया था ना, वो पेज, वो फटा हुआ किताब का पेज इन्होंने निकाला। वही वो जो किताब पढ़ रहे थे ना, भाव साहेब बांची बखर, यही नाम था ना बुक का, उसका एक पेज फाड़ के उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया था। तो जो उन्होंने अनजाने में अपनी पेज जो है अपनी पॉकेट में रख लिया था, वही निकाला उन्होंने। तो ये सिद्ध करता है, ये प्रूव करता है कि वो एक्चुअल में एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में थे। Rajendra read the text on the printed page and his face underwent a change. Gone was the smile and its place came a grave expression. He was visibly moved. अब राजेंद्र ने जब वो पेज देखा, उसको पढ़ा, तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और बहुत ही सीरियस हो गया उनका फेस। इसका मतलब ये है कि उस पन्ने पर सच में लिखा था, जिसे वैज्ञानिक रूप से समझाया नहीं जा सकता कि वो एक्चुअल था। मतलब ही वॉज विजिबली मूव्ड। तो वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत ही चकित हो गया, बहुत ही भावुक हो गया कि विज्ञान भी अब इस रहस्य के आगे झुक गया। क्योंकि हर प्रिंसिपल पर कुछ जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के परे भी कुछ ऐसा होता है जो आपकी इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटी के बीच होता है। तो मतलब गंगाधर पंत सच में कहीं गए थे, एक ऐसी जगह गए थे जो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड था। चलिए आगे पढ़ते हैं। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज। I had inadvertently slipped the बखर in my pocket as I left the library. अब गंगाधर पंत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैंने गलती से वो जो बुक थी ना, भाव साहेब पांची बखर, को अपनी जेब में रख लिया था जब मैं लाइब्रेरी से निकला था। तो बताते हैं कि किताब उनके पास गलती से आ गई थी, लेकिन अब वही उनका सबूत बन गया है कि वो गए थे, वरना ये उनका दोस्त नहीं मानता ना इस बात को। I discovered my error when I was paying for my meal, but it had intended to return it the next morning, but it seems that it is the Mili of Azad Maidan. The book was lost, only the torn of page remained. So वो कहते हैं कि मैंने गलती तब महसूस की जब मैं खाने के पैसे दे रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि आज़ाद मैदान की भीड़ में किताब खो गई, बस ये फटा हुआ पेज ही मेरे पास रह गया। मतलब फटा हुआ पेज ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड का एकमात्र फिजिकल प्रूफ है। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन्स अ वाइटल एविडेंस। मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि पेज मेरे लिए एक वाइटल एविडेंस बन गया है। राजेंद्र अगेन रेड द पेज. It described how Vishwasrao narrowly missed the bullets and how the events taken as an omen by Maratha army turned the tide in their favor. अब राजेंद्र ने वो पन्ना पेज जो था फिर पढ़ा, उसमें लिखा था कि विश्वासराव कैसे गोली से बाल बाल बचे और इस घटना को मराठा सेना ने शुभ संकेत मानकर युद्ध का रुख मोड़ दिया। यानी कि वही एक छोटी सी घटना थी जिसने पूरे इतिहास को ही बदल दिया। अब गंगाधर कहते हैं, नाउ लुक एट दिस। गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ भाव सोए बखर ओपन एट द रिलेवेंट पेज द अकाउंट एंड दस। अब गंगाधर पंत ने अपनी इस दुनिया की बखर की कॉपी दिखाई जिसमें लिखा था कि विश्वासराव मर गए। तो यही फ़र्क था दोनों दुनिया के इतिहास में, एक में वो मर गए, एक में वो बच गए, और उसी से इतिहास की दिशा पलट गई। अगर वो बच जाते विश्वासराव तो वही होता जो अल्टरनेटिव वर्ल्ड में था। अगर मर गए थे, जो कि एक्चुअल में मरे थे, तो वही हुआ जो आज हम झेल रहे हैं, आज तक हमने झेला है। सो एंड देन विच वॉज गाइडेड फोर्स टू द मिली वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग, ही अटैक्ड देम एंड द गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर एंड ही वॉज हिट बाय द बुलेट। ये एक्चुअल वाले में लिखा है, और जो वो हमने पहले पढ़ा था वो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड वाले में लिखा था। मतलब सिर्फ एक इस सीन से, इस इंसिडेंट से हमारी हिस्ट्री की दिशा ही पलट गई थी। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट अंटिल आई सॉ दिस material evidence. I had simply put your experience down to fantasy, but facts can be stranger than fantasies, as I am beginning to realize. अब राजेंद्र जो बोलते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे, आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये एक फ्रेज़ है, यू हैव गिवन मी अ फूड फॉर थॉट, मतलब आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, मुझे सोचने के लिए एक रीज़न दे दिया है। अब लगता है कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी, इमेजिनेशन से भी, फैंटेसी से भी अजीब होती है।
यहाँ पर साइंस भी स्वीकार कर रहा है कि ये जो मिस्ट्री है ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है, बट ये हुआ तो है, एविडेंस भी है। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स, आई एम ट्राइंग टू नो, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। अब प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि कौन से फैक्ट्स, तुम मुझे बताओ, मैं तो जानने के लिए मर रहा हूँ बिल्कुल। मतलब वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सुनने को बेताब है। सो राजेंद्र mentioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. Finally, he turned around and said, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. So राजेंद्र उन्हें कहते हैं कि अरे तुम थोड़ा शांत रहो, और वो कमरे में टहलते हुए बोले कि मैं तुम आपके एक्सपीरियंस को दो साइंटिफिक प्रिंसिपल से समझने की कोशिश करूँगा। यानी कि अब कहानी साइंस फिक्शन से साइंस रीजनिंग की ओर मुड़ जाती है। Whether succeeded or not in convincing you of the facts, only you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience. अब वो यहाँ कहते हैं कि मैं आपके एक्सपीरियंस को रैशनलाइज करने की कोशिश करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थियोरीज, जो कि हम जानते हैं। मैं सक्सीड होऊंगा या नहीं आपके फैक्ट्स को कन्विंस करने में, बट ओनली यू कैन जज, आप ही मुझे बताएंगे। तो चलिए हम करते हैं फिर कोशिश। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। तो प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं, उनको रिप्लाई देते हैं कि भाई जा आप बोलिए, मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूँ। आई एम ऑल ईयर्स का मतलब मैं आपको पूरी ध्यान से सुन रहा हूँ। सो राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज इट टॉक्ड। तो फिर से वो कमरे में टहलते हुए बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं देखते हैं। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द catastrophe theory at that seminar, right? So let us apply it to the Battle of Panipat. Wars fought face to face on open grounds offer examples of this theory. अब यहाँ पे वो कहते हैं राजेंद्र प्रोफेसर गायतोंडे से कि आपने उस सेमिनार में कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर राजेंद्र गायतोंडे को याद दिलाते हैं कि ये वही प्रिंसिपल है जिस पर वो वो एक्सीडेंट से पहले सोच रहे थे। मतलब जब एक्सीडेंट इनका हुआ था, जब वो ट्रक से टकराए थे, तो वो इस कैटेस्ट्रॉफी थियोरी के बारे में सोच रहे थे। फिर वो कहते हैं कि अब इसे पानीपत की लड़ाई पर हम अप्लाई करते हैं। आप जो ये थियोरी में सोच रहे हैं, अब इसको इस बैटल पर हम अप्लाई करते हैं। मतलब वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल को हिस्ट्री से जोड़कर समझाने जा रहे हैं। वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफ एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी। मतलब खुले मैदानों में आमने सामने लड़ी गई लड़ाइयाँ इस प्रिंसिपल की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, क्योंकि छोटी सी घटना यहाँ युद्ध का पूरा परिणाम, पूरा कॉन्सिक्वेंस बदल रही है। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। मतलब मराठा की जो सेना थी पानीपत के मैदान में अब्दाली की सेना का सामना कर रही थी। मतलब वही एक डिसीजन मेकिंग वॉर था, बैटल था, जिसने भारत के इतिहास की दिशा तय की थी। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटेस्ट ट्रूप एंड द अपोजिंग फोर्सेस। मतलब दोनों सेनाओं में कोई बड़ा अंतर नहीं था। अगर हम उनकी पावर की बात करें, ट्रूप्स के नंबर की बात करें, वेपन्स की बात करें, तो लगभग दोनों में समान थे, इक्वल थे। इसका मतलब ये है कि जीत और हार केवल एक निर्णायक घटना पर थी। मतलब एक डिसीजन मेकिंग थी। देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल, उनके जो आर्मर्स थे वो भी काफ़ी कंपेरेबल थे। सो अ लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। इसलिए सब कुछ जो है वो ट्रूप्स पे और लीडरशिप पे डिपेंड करता है, मतलब उनके मनोबल पे डिपेंड करता है। द जंक्चर एट विच विश्वास राव द सन ऑफ एंड हेयर टू द पेशवा वॉज किल्ड टू बी टर्निंग पॉइंट टू बी द टर्निंग पॉइंट। अब जब विश्वास राव, जो कि पेशवा के बेटे थे और नेक्स्ट एयर भी थे पेशवा के, विश्वास राव मारे गए, तो वही जो युद्ध था, जब वो मारे गए तो वो निर्णायक मोड पर आ गया, वो टर्निंग पॉइंट पर आ गया। यानी कि हिस्ट्री में इसी मोमेंट पर मराठों का मनोबल टूट गया। उनका जो मनोबल था, मतलब जो उनका मॉरल था, मॉरल डाउन हो गया। मॉरल में, लीडरशिप में, सब, मतलब देखिए वॉर्स में दो लोग होते हैं, दो ओपोजिशन होते हैं, ठीक है। सबके पास ट्रूप्स बराबर होते हैं, वेपन्स बराबर होते हैं, सोल्जर्स बराबर होते हैं, बात होती है सिर्फ मनोबल की।
जो इस वर्ल्ड में हुआ वो ये हुआ कि विश्वास राव, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर थे, पेशवा के बेटे थे, तो जब वो मर गए तो पूरी आर्मी का मनोबल टूट गया, उनका मॉरल डाउन हो गया, तो वो हार गए और ब्रिटिशर्स ने रूल कर लिया। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड था, जो दूसरा भारत था, उसमें वो नहीं मरे। तो जब वो नहीं मरे तो उनकी आर्मी का मॉरल भी डाउन नहीं हुआ, और जिससे वो जीत गए और पूरे भारत पे उन्होंने कंट्रोल किया। तो बात सारी मॉरल की है, मतलब यही यही टर्निंग पॉइंट है। एज हिस्ट्री हैज़ इस अंकल भावराय रश टू द मिली एंड ही वॉज नेवर सीन अगेन। अब हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनके जो अंकल थे भाव साहिब, वो वॉर में घुस गए, वो कभी नहीं दिखे, वो भी कभी नहीं दिखे। मतलब मराठों का पूरा जो लीडरशिप था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो वॉर था ये दो लोगों ने लड़ा था ना, भाव साहिब और विश्वास राव ने, दोनों ही मर गए। तो मराठों का तो पूरा मॉरल डाउन हो गया, they lost their moral, right? Whether he was killed in the battle or survive is not known। हमें मतलब ये बात पता नहीं, पता थोड़ी होती है वॉर में, बैटल में, कि वो मर जाएंगे या सरवाइव करेंगे। बट द ट्रूप्स at the particular moment, that blow of losing their leaders were crucial। They lost their moral and fighting spirit, they followed an utter route। अब डेथ हो जाने से दोनों जो लीडर्स थे, भाव साहिब और विश्वास राव, दोनों के मर जाने से आर्मी ने अपना हौसला खो दिया, लड़ाई करने की मॉरल जो थी, शक्ति जो थी वो खो दी, और फिर पूरी तरह हार गए। और फिर जब वो हार गए तो भारत का भविष्य गुलामी की ओर मुड़ गया, राइट? तो मतलब मराठों का पूरा जो लीडरशिप था वो सारा यहाँ ख़त्म हो गया। Exactly, professor. And what you have shown me on that tone page is the course taken by the battle when the bullet missed Vishwas Rao. A crucial event gone the other way, and its effect on the troops was also the opposite. It boosted their morale and provided just that extra impetus that made all the difference, Rajendra said। आगे वो कहते हैं बिल्कुल सही प्रोफेसर। और जो आपने उस फटे पेज पर दिखाया, मतलब उस, अब यहाँ पर राजेंद्र ऑल्टरनेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कि जो गोली है वो विश्वासराव को नहीं लगी तो सैनिकों का मनोबल भी नहीं गया, और यही सब कुछ बदल गया। मतलब ऑल्टरनेट इवेंट जो था वही दूसरे इतिहास को जन्म देता है, कि गोली लग गई तो और तो आर्मी का मॉरल डाउन हो गया, इससे वो हार गए। गोली लगने वाली थी, बट बिल्कुल एक पॉइंट से बच गए। तो ट्रूप का भी, जो आर्मी थी उसके साथ भी वो ये हुआ कि उनका मनोबल भी नहीं टूटा, और जब उनका राजा बच गया तो इस वजह से उनका मॉरल अप हो गया, बूस्ट हो गया, और तब उन्होंने एक्स्ट्रा इम्पेटस, एक्स्ट्रा एफर्ट भी किए, और सारे जो भी डिफरेंसेस थे कि भारत जो गुलामी की तरफ नहीं गया। सो जब गोली नहीं लगी विश्वास राव को तो सैनिकों का भी मॉरल जो डाउन नहीं हुआ, और यहीं से सब कुछ बदल गया। मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू विच नेपोलियन कुड हैव वन। अब कहते हैं इसी तरह से शायद ऐसा हो, मतलब ऐसा ही एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल ही वाटरलू की लड़ाई का भी देते हैं, कि अगर वहाँ पर भी ऐसा होता तो नेपोलियन शायद जीत जाता। बात सारी मनोबल की है, बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री। लेकिन हम एक ही दुनिया में रहते हैं, हम इस यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं जिसका इतिहास सिर्फ यूनिक है, एक ही है। मतलब हम एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं और इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी यूनिक है। यानी कि उनके अनुसार बाकी सारी बातें जो हैं वो इमेजिनेशन है, फैंटेसी है, ठीक है, मतलब उनकी सोच है। This idea of it might have been is okay for the sake of speculation but not for reality, गंगाधर पंत said। अब गंगाधर कहते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, कल्पना ठीक है, पर ये रियलिटी तो नहीं है ना, हम इसको रियलिटी तो नहीं मान सकते, रियलिटी तो वही है जो हुई है। सो गायतोंडे जो है साइंटिफिक व्यू से ऑल्टरनेटिव रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये तो इमेजिनेशन है। I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out, Rajendra said। अब वो कहते हैं कि ठीक है, इस बात से मैं मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ, बट अब मैं दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। आपको ये शायद थोड़ा सा अजीब लगे, प्लीज़ आप मुझे सुनना, ठीक है? तो गंगाधर पंत लिसन एक्सपेक्टेंटली एट्स राजेंद्र कंटिन्यूड। अब ये सुनते हैं आगे इसको, ये क्या बोलता है राजेंद्र।
What do we mean by reality? We experience it directly with our senses or indirectly via instrument, but it is limited to what we see. Does it have other manifestations? तो वो कहते हैं रियलिटी से क्या मतलब है, क्या केवल वही रियलिटी है जो हम देखते हैं, या मतलब या जिसको हम डायरेक्टली सेंसेस से देखते हैं और डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, या फिर मतलब क्या इतना ही मतलब जो हम देखते हैं वो उसी पे लिमिटेड है, या कोई दूसरे भी रूप हैं इसके, मतलब रियलिटी वही है जो हम देख रहे हैं, या रियलिटी कुछ और भी हो सकती है जो हम नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर अब स्टोरी थोड़ी सी फिलोसफिकल हो जाती है, क्योंकि वो अब यहाँ पे सवाल आया है कि क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी वो है जो हमने देखी है, या रियलिटी इससे कुछ अलग है। हो सकता है कि जो हम देख रहे हैं वो हमें रियलिटी लग रहा है, लेकिन कोई और उसको किसी और चीज़ से देख रहा है तो वो उसको रियलिटी लग रहा है। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक बट हैज़ बीन unique has been found from experiments on very small systems of atoms and their constituent particles. अब वो कहते हैं कि ये पाया गया है कि रियलिटी एक नहीं हो सकती। मतलब यहाँ प्रूफ हो गया कि जैसे मतलब प्रूफ किया गया है कि एटम्स और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर जब उनके हम अगर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हम क्वांटम थियोरी पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग चीज़ें, जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि ये जो मतलब जो क्वांटम थियोरी है, जो एटम्स और उनके पार्टिकल्स की पर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अगर हम उसको पढ़ें तो हमें पता चलता है कि रियलिटी एक नहीं हो सकती, यानी कि क्वांटम लेवल पर एक ही चीज़ की कई पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, कई पॉसिबल फेसेस होते हैं, राइट। When dealing with such system with physics discovered something startling. सो यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसे जो भी स्टार्टलिंग्स होते हैं, ये जो बहुत ही टाइनी सिस्टम्स होते हैं, अगर इनको हम स्टडी करें तो साइंटिस्ट ने बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें पाई हैं। The behavior of these systems can't be predicted definitely even if all the physical laws governing those system are known. So वो कहते हैं कि उनका जो बिहेवियर है पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता है, भले ही हमें उनके सारे रूल्स पता हों, सारे लॉज पता हों। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा जब जैसे जो साइंस पढ़ते हैं तो उन्हें पता होगा, एटम्स पर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये हम तय नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबिलिटी में ही मौजूद होता है, राइट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। टेक एन एग्जाम्पल, आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, वेयर विल इट गो? If I fire a bullet from the gun in a given direction at a given speed, I know where it will be at a later time. But I can't make such assertion from the electron. It may be here, there, anywhere. I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specific time. अब वो कहते हैं कि मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ, अब वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है कि वो यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट मैं कोई एजर्शन नहीं कर सकता। तो लेकिन अगर मैं किसी बुलेट से गन चलाऊँ किसी गिवन डायरेक्शन में, गिवन स्पीड पे, तो वो मुझे पता है कि वो एक लेटर टाइम पर वो कहाँ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ये चीज़ नहीं गेस कर सकता, राइट। सो द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म in quantum theory, even an ignoramus historians like me has heard of it, प्रोफेसर गायतोंडे said. पर वो कहते हैं कि क्वांटम थ्योरी में मतलब जो भी चीज़ें डिटरमाइन है, डिटर्मिनिज्म की कमी है, मतलब देयर इज़ अ लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। तो कहते हैं मैंने भी ये सुना है कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन जो है यही मतलब ये क्वांटम थ्योरी में है, और ये मतलब प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि मैंने भी सुना है। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हेयर एंड इन अनदर इट वाज ओवर देयर, इन येट अनदर इट इज़ इन स्टिल डिफरेंट लोकेशन। सो वो कहते हैं कि अब सोचो जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ कई जगह हो सकता है कि वैसे कई दुनिया भी हो सकती है, मतलब जैसे कि
इलेक्ट्रॉन एक साथ, अगर हम किसी एटम की बात करें तो आप इमेजिन कीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन एक साथ कई जगह हो सकता है, वैसे ही कई दुनिया और भी हो सकती है जहाँ पर हर एक पॉसिबिलिटी सच्चाई बन जाती है। जैसे जब विश्वास राव को गोली लगी तो एक पॉसिबिलिटी थी कि वो मर गए, पर एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि वो शायद बच जाते। तो ऐसी कोई और दुनिया भी होती जहाँ वो बच गए हो, इस दुनिया में वो मर गए थे। सो ये है मैनी वर्ल्ड थियोरी, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी एक अलग दुनिया में सच होती है, और ये इस दुनिया में विश्वास राव मरा और दूसरी दुनिया में जहाँ ये 2 दिन के लिए गए वहाँ वो बच गया। तो मतलब सपोज जैसा आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आ गई और आप बच गए, तो इस दुनिया में आप बच गए, लेकिन हो सकता है किसी और दुनिया में आप मर गए हो। तो बस वही है, हो सकता है कि एक से ज़्यादा दुनिया एग्जिस्ट करती हूँ जहाँ पर ये सारे इंसिडेंट्स बन रहे हों, मतलब हो रहे हों। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज़, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। अब आगे वो कहते हैं कि जैसे जैसे ही ऑब्जर्वर ये तय करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हमें पता चलता है कि हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं। मतलब ऑब्जर्वर का एक्सपीरियंस यह तय करता है कि वो कौन सी दुनिया देख रहा है। बट ऑल दोज ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम। राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट्स। सो वो कहते हैं कि लेकिन ये सारे ही पॉसिबिलिटी वर्ल्ड जो हैं वो एक साथ मौजूद हो सकते हैं, यानी कि हर एक पॉसिबिलिटी एक पैरेलल रियलिटी में होती है, हैपन होती है। बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मेनी वर्ल्ड, प्रोफेसर गायतोंडे आस्क्ड। अब यहाँ पे प्रोफेसर गायतोंडे पूछते हैं कि क्या अब इन सभी दुनियाओं के बीच में, इन मेनी वर्ल्ड्स के बीच में क्या कोई कॉन्टैक्ट पॉसिबल है। अब ये है इस कहानी का, इस स्टोरी का, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। क्या कोई एक इंसान एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता है, जैसा प्रोफेसर गायतोंडे को लग रहा है कि वो गए हैं। क्या हिस्ट्री की 2 अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं, क्या वो कभी एक दूसरे को छू सकती हैं। अब इसका आंसर है येस एंड नो, हाँ भी और नहीं भी। इमेजिन 2 वर्ल्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब वो कह रहे हैं कि आप ज़रा सा सोचिए, इमेजिन करिए दोनों दुनिया को। फॉर एग्जांपल के लिए दोनों दुनिया की आप कल्पना कीजिए, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है जो एटम के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में, मतलब एक एटम है उसके न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। अब यहाँ पे राजेंद्र जो है वो 2 पैरेलल दुनियाओं का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक 2 अलग अलग कंडीशन में एक साथ मौजूद हो सकता है, लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। गंगाधर पंत इंटरजेक्ट। अब गंगाधर पंत बीच में बोलते हैं प्रोफेसर गायतोंडे, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं वैसे ही। मतलब यहाँ पे गायतोंडे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजेंद्र थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं, इनको करेक्ट करते हैं, क्योंकि ये उससे भी टाइनी चीज़ है। वो कहते हैं नॉट क्वाइट, we know the precise trajectory of the planet. The electron could be orbiting in any of a large number of specified states. These states may be used to identify the world. वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्लैनेट्स की जो ऑर्बिटिंग हमें पता है, लेकिन मतलब वहाँ तो हमें पता है ना कि वो मूव करेंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता, उनका पाथ हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। यानी कि ग्रहों की, प्लैनेट्स की जो गति है, जो स्पीड है और जो पाथ है वो डिटरमाइंड है, पर इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। तो यही है क्वांटम इंडिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेंसी, मतलब इनडिटरमाइंड है ना वो, इसलिए। अब वो कहते हैं स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक इन अ स्टेट ऑफ अ हायर एनर्जी। इन स्टेट नंबर 2 इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। सो वो कहते हैं कि स्टेट 1 में इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हाई लेवल पर है, उसकी जो एनर्जी है वो हाई लेवल पे है। स्टेट नंबर 2 में लोअर एनर्जी में है। सो इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट ऑफ अ पल्सर रेडिएशन, और पल्सर रेडिएशन कैन नॉक इट आउट। बट such transition are common in microscopic system. What if it happened on the microscopic level? राजेंद्र सर वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे स्टेट 1 में इलेक्ट्रॉन का जो हायर एनर्जी है वो काफ़ी, मतलब स्टेट हाई, उसका जो
इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो हायर है, दूसरे में लोअर है, लेकिन जो एक कंडीशन है वो दूसरी में जंप कर सकती है। मतलब इस प्रोसेस में जो एनर्जी है उसका रेडिएशन होता है। इस तरह से ये जो इस छोटे छोटे जो ट्रांजिशन होते हैं ये कॉमन होते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में, लेकिन अगर ये किसी बड़े लेवल पे जाए, मतलब अगर ह्यूमन लेवल पे जाएं तो थोड़े अलग हो सकते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि अगर इंसान भी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कूद जाए तो क्या होगा। यही तो प्रोफेसर गायतोंडे के साथ हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये एक न्यूक्लियर, एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और एक और घूम रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और ये एक और एटम है यहाँ पे घूम रहा है। ये मूव करके यहाँ आ जाए और दूसरा मूव करके यहाँ आ जाए, मतलब एक दूसरे में जंप हो जाए तो क्या होगा। तो यही तो हुआ है, ऐसे कभी कभी हो जाता है कि जंप हो जाता है, यही हुआ है प्रोफेसर गायतोंडे के साथ। अब वो समझ गए थे, आई गेट यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। गंगाधर पंत आस्क्ड, कहते कि मैं समझ गया, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया था फिर लौट आया। मतलब राजेंद्र की बात पूरी तरह से गायतोंडे को समझ में आ गई है। Fantastic, though it seems. This is the only explanation I can offer. अब वो कहते हैं कि हाँ, मतलब ये थोड़ी सी बात थोड़ी सी अ, विश्वास करने लायक नहीं है, पर यही एक लौती साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो वो दे सकते हैं। यानी उन्हें क्वांटम ट्रांजिशन को ही ह्यूमन लेवल पर अप्लाई किया है। मतलब गायतोंडे जो ऑल्टरनेट यूनिवर्स में गए थे और वहाँ से वापस आ गए। So my theory is the catastrophic situation that offer radical different and alternatives for the world to proceed. तो वो यही कह रहे हैं कि आप जो, मतलब मेरी थियोरी ना वो यही है कि आप वहाँ गए थे, आपने एक्सपीरियंस किया, अब आप वापस आ गए। सो 1 second. It seems that so far as the reality concerned, all the alternatives are very viable, but the observer can experience only one of them at a time. मतलब कह रहे हैं कि आपने दो दुनियाओं का एक्सपीरियंस किया, एक जिसमें आप रहते हो, दूसरे जिसका हिस्ट्री अलग है। यानी गायतोंडे का मन और जो उसका माइंड है वो दूसरी दुनिया में चला गया था जहाँ हिस्ट्री ही अलग है। सो आप वर्तमान में ही थे, मतलब थे तो आप प्रेजेंट, वैसा नहीं कि आप पास्ट में चले गए थे तो आप प्रेजेंट में ही, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है वो कोई और दूसरी दुनिया का था, मतलब कोई और दूसरी रियलिटी का था। मतलब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम, जो वो कह रहे हैं कि आप जो हैं, आपने दो दो दुनिया को एक 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 समय पर आपने मतलब एक्सपीरियंस किया। मतलब ये टाइम ट्रेवल नहीं है, ये रियलिटी ट्रैवल है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट में थे लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस था वो किसी दूसरी रियलिटी का था। मतलब ये जो उसने ट्रैवल किया ये टाइम ट्रैवल नहीं है बल्कि ये एक रियलिटी ट्रैवल है। मतलब आपने एक दुनिया की रियलिटी में आप रह रहे थे और आपने दूसरी दुनिया की रियलिटी को आपने एक्सपीरियंस किया। बाई मेकिंग अ ट्रांजिशन यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट अ टाइम। अब इसी चेंज की वजह से, इसी ट्रांजिशन की वजह से आपने दोनों दुनियाओं को बारी बारी से एक्सपीरियंस किया, एक बार में एक, राइट। मतलब उनका जो माइंड है वो काफ़ी कॉन्शियस माइंड हो गया कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कूद गया। द वन यू लिव इन नाउ एंड वन वेयर यू स्पेंड 2 days। एक दुनिया वो थी जिसमें आप रहते हो, अभी भी रह रहे हो, एक दुनिया वो जहाँ पर हमने 2 दिन स्पेंड किए। वन हैज़ अ हिस्ट्री वी नो एंड द अदर हैज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री। एक की हिस्ट्री वो है जो हम जानते हैं और एक की हिस्ट्री बहुत अलग है। द सेपरेशन और बिफिकेशन टुक प्लेस इन अ बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत ही तो था जहाँ पर ये सारे चेंजेस हुए। यू हैड नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉट टू फ्यूचर। तो ये कोई पास्ट और फ्यूचर की तो कहानी थी नहीं। यू वर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंस अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप प्रेजेंट में ही थे बट आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में थे। अगर आज की हम बात करें तो आज जो है हमारा वो हमारे कल पर डिपेंडेंट है, राइट। Of course, by the same token, there must be many more different words arising out of a bifurcation or at a at different points of time. तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपने परिवर्तन आपने फेस किए हैं एक बार में एक, ये आपके कॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ। As Rajendra concluded, Gangadhar asked the question that was the beginning to bother him most. अब यहाँ पे जैसे राजेंद्र जो है
अपनी बात ख़त्म करता है, अब गंगाधर जो क्वेश्चन पूछने लगता है, क्योंकि और वो क्वेश्चन पूछेगा जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, तो वो कह रहे कि मैंने ये ट्रांजिशन क्यों किया, कोई और भी तो कर सकता था। मतलब वो इस अद्भुत घटना का रीज़न जानना चाहते हैं कि ये मुझसे क्यों हुआ। गंगाधर पंत के माइंड में शुरू से, जब से ये राजेंद्र को स्टोरी बता रहे हैं, राजेंद्र इनको एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीज़ें, तब से इनके माइंड में आ रहा है कि क्यों मैंने ये ट्रांजिशन किया। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये आंसर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन साइंस एंड दिस इज वन ऑफ देम, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड। अब वो कहते हैं कि अगर मुझे इसका जवाब पता होता ना, तो मैं विज्ञान की, साइंस की बहुत बड़ी रिडल को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। ये बात कह के ये थोड़ा स्माइल करते हैं। मतलब ये दिखाता है कि विज्ञान अभी भी सब कुछ नहीं जानता है, कुछ मिस्ट्री, कुछ रिडल्स अभी भी हैं। फिर वो कहते हैं कि शायद, मतलब अगर मैं सब कुछ जान जाऊँगा तो मैं बहुत बड़ी पहेली सॉल्व कर लूँगा, लेकिन इस वजह से मैं रुकूंगा नहीं गेस करने से, मैं गेस करता रहूँगा। यू नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन, मतलब हमें कुछ इंट्रैक्शन और करनी पड़ेगी इस ट्रांजिशन का रीज़न जानने के लिए। Perhaps at the time of collision you were thinking about the catastrophe theory and its roles in wars। वो कहते शायद जब आप ट्रक से टकराए थे तब आप कैटेस्ट्रॉफी थियोरी के बारे में सोच रहे थे और वॉर्स के बारे में सोच रहे थे कि कैटेस्ट्रॉफी थियोरी का रोल्स वॉर में क्या रोल है। शायद आपके माइंड में वो सब चल रहा था, इसलिए सब हुआ। तो यानी कि ये जो थॉट एनर्जी है, मतलब जो विचार है, उनके माइंड का ट्रिगर बन गया और उन्हें उस ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में ले गया। मे बी यू आर वॉन्डरिंग अबाउट बैटल ऑफ पानीपत, शायद आप तब बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। शायद न्यूरॉन्स जो हैं आपके ब्रेन में, वो एज अ ट्रिगर काम कर गए, शायद इसलिए ये सब हुआ। अ गुड गेस, आई वॉज indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way, Professor Gaitonde said. That was going to be a topic of my 1000th presidential address. वो कहते हैं कि हाँ आपने सही गेस किया, मैं एक्चुअल में यही सोच रहा था जब मैं ट्रक से टकराया कि अगर वो उस वॉर का, बैटल ऑफ पानीपत का, अगर रिजल्ट उल्टा हुआ होता, अगर मराठा जीत जाते तो इतिहास कैसा होता। तो यही सब मैं सोच रहा था और शायद यही विचार उनके उनके कॉन्शियस माइंड को दूसरे वर्ल्ड में ले गया। और यही टॉपिक भी था मेरी 1000 प्रेसिडेंशियल स्पीच का। वो बोल रहे थे ना, शुरू में बताया था कि अब तक ये 999 इसलिए प्रेसिडेंशियल एड्रेस कर चुके हैं, अब इनका जो अगली थी वो 1000 थी, तो इनको उसके लिए टॉपिक सोच रहे थे और जब ये ट्रक से टकरा गए मतलब यही इनके 1000वें लेक्चर का टॉपिक होने वाला था। मतलब वो हिस्ट्री पर भाषण देना चाहते थे पर वो खुद ही इतिहास में चले गए, मतलब इतिहास को जी आए। Now you are in a happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. Rajinder laughed, but the Gangadhar was grave. गंगाधर पंत was grave. अब यहाँ पर राजेंद्र थोड़ा हंस के बोलते हैं कि हाँ अब आप तो बहुत अच्छी पोजीशन में हो, क्योंकि आप जो सोच रहे थे कि अगर वॉर का रिजल्ट थोड़ा सा उल्टा रहा होता तब दुनिया कैसी होती है। तो हम सोचेंगे ना कि अगर वॉर का रिजल्ट ये ना होकर ये हो गया होता तो दुनिया कैसी होती। लेकिन जो दुनिया होती, अगर वो वॉर का रिजल्ट उल्टा रहा होता, उस दुनिया को तो आप जी कर आए हो, तो आपको उससे स्पेकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इमेजिन नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है बल्कि आपका एक रियलिटी एक्सपीरियंस है। तो आप अपने उस लेक्चर में अपना रियलिटी एक्सपीरियंस बता सकते हो। मतलब उसने मजाक में कहा, यानी कि आप गायतोंडे को अपना जो लेक्चर है वो अपनी इमेजिनेशन के ऊपर नहीं, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बताना होगा। वो कहते हैं नो राजेंद्र, माई 1000 एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्ट। अब वो कहते हैं कि नहीं राजेंद्र, मेरा जो 1000 मतलब 1000वां जो भाषण है वो मैंने आज़ाद मैदान में दिया था, जहाँ पर मुझे बहुत ही रूडली इंटरप्ट किया गया था। वो कहते हैं कि जो उनका 1000वां जो भाषण था वो ऑल्टरनेट वर्ल्ड में हुआ था और वह भाषण असली था क्योंकि वहाँ उन्होंने खुद को लाइवली एक्सपीरियंस किया था। नो प्रोफेसर गायतोंडे हु डिसअपीयर्ड वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म विल नाउ नेवर बी सीन प्रिजाइडिंग एट अनदर मीटिंग। वो कहते हैं कि प्रोफेसर
गायतोंडे, जो प्लेटफॉर्म पर अपनी कुर्सी की रक्षा करते हुए जो गायब हो गया था, अब वो किसी और लेक्चर की प्रिजाइडिंग तो नहीं करता देखा जाएगा। मतलब ये एक सिंबॉलिक लाइन है कि मतलब जो पुराना गायतोंडे था वो काफ़ी अहंकारी था, अड़ियल था, काफ़ी फॉर्मल व्यक्ति था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया है। अब जो बंदा जो निकल के आया उस नई दुनिया से, वो नया गायतोंडे है, जो कि काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी सीरियस है, काफ़ी चीज़ें सोचता है। मतलब अब तो मतलब ये बोला ना इसने कि जो प्रोफेसर गायतोंडे वहाँ भीड़ में गायब हो गया था, अब वो दोबारा नहीं आएगा। अब जो गायतोंडे वो अलग है। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार। कहते हैं कि मैं पानीपत सेमिनार के ऑर्गेनाइजर्स को अपना रेगरेट कन्वे कर दूंगा, यानी कि अब वो अपने एक्सपीरियंस को जीवन का सबक मान चुका है। तो इस कहानी के एंड में ये एक मिस्ट्री खुलती है कि प्रोफेसर गायतोंडे एक्चुअल में टाइम ट्रेवल पर नहीं गए थे, बल्कि रियलिटी ट्रांजिशन पर गए थे। उनकी कॉन्शियसनेस ने क्वांटम जंप लिया और वो एक ऐसे ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में चले गए जहाँ पर पानीपत की लड़ाई का रिजल्ट ही बदल गया। साइंस उसे पूरी तरह नहीं समझ सकता कि ये क्या हुआ था, लेकिन वो बताते हैं कि रियलिटी केवल वो नहीं है जो हम देखते हैं। रियलिटी की कई सारी और भी पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कि जो एक इलेक्ट्रॉन है जब वो एटम को छोड़ के जंप करता है तो वो किस तरफ जाएगा नहीं पता। जिस भी तरफ वो जाता है वो हमारे लिए रियलिटी है, लेकिन किसी और दुनिया में वो किसी और तरफ भी जा सकता है। जैसे कि ये जो बैटल ऑफ पानीपत था, ये इसका रिजल्ट ये रहा कि विश्वासराव मर गया और आर्मी का मॉरल डाउन हो गया और वो हार गए और ब्रिटिश रूल हो गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि विश्वासराव नहीं मरा, भाव साहेब नहीं मरे, तो जिससे आर्मी का मॉरल बूस्ट हुआ और वो जीत गए। सो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। सो ये क्लास बहुत ही लंबी हो गई क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी थी। द एडवेंचर ब्यूटिफुली ब्लेंड साइंस एंड इमेजिनेशन, showing that history might have many possible versions, just like the many worlds of quantum theory. It leaves us wondering how a single moment can change the course of reality itself. And at last, I just want to say that if you enjoyed this chapter's explanation, then don't forget to like this video, share it with your classmates and friends, and subscribe for more such amazing lessons. नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, क्वेरीज को पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।